हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आई होप आप अच्छे होंगे। देखिएगा, हम इस वीडियो में देख रहे हैं जो आपके एस्टेट यानी हरियाणा टेट में जो टीजीटी साइंस से संबंधित है यानी 6 to 8 वालों का जो पेपर होता है ना, उसमें जो पर्टिकुलर साइंस के क्वेश्चन पूछे गए हम वो देख रहे हैं। पुराने पेपरों से स्टार्ट कर रहे हैं यानी 2011 में 12, 13, 14, 15 इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन बने, पर 18 में जाके पैटर्न चेंज हो गया। उसमें आपके 30 की जगह 60 क्वेश्चन पूछे जाने लगे यानी सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन और अच्छे लेवल के आने लगे। तो देख लेते हैं, ये 2011 का है, फिर इसके बाद 12 जो उनमें नेक्स्ट आते जाएंगे उन्हें करते चलेंगे। ठीक है, तो जैसे 91 नंबर क्वेश्चन है कि वर्षा जल संग्रहण का मूल मंत्र क्या होगा। इसमें से अगर आप इन सभी ऑप्शनों को देखें तो व्यवहारिक ही क्वेश्चन था, तो इसका हो जाएगा जल जहाँ गिरे वही एकत्र करें। तो ऑप्शन नंबर इसका एक सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 92 देखिएगा कि अपमार्जक यानी जो डिटर्जेंट होते हैं इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा। हम ये कहेंगे प्रबल तो अम्ल होते हैं, प्रबल ही क्षार का लवण होता है क्या, डिटर्जेंट। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका एक सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 93 देखिएगा, ये पूछा है कि तेज गति से घूमती हुई न्यूटन की डिस्क का रंग कैसा दिखाई देता है। अगर आप इन सभी ऑप्शनों को देखेंगे तो उसका रंग हमें श्वेत दिखाई देता है, लगभग श्वेत। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। इसमें से विषाणु जनित रोग कौन सा है, 94 नंबर क्वेश्चन पूछा है। तो इसमें से देखें तो एक तो छोटी माता और पोलियो यानी जिसे बोलते हैं चिकन पॉक्स और पोलियो, ये दोनों वायरस जनित है। बाकी हैजा है ये जीवाणु जनित है, टाइफाइड भी जीवाणु जनित है और आपका क्षय रोग भी जीवाणु जनित है। हैजा होता है विब्रियो कोलेरी जीवाणु की वजह से, टाइफाइड होता है साल्मोनेला टाइफी जीवाणु के द्वारा, और क्षय रोग होता है जिसे टीबी बोलते हैं ट्यूबरकुलोसिस के द्वारा। तो हमें केवल वो बताना था विषाणु जनित कौन से यानी वायरस जनित। नेक्स्ट क्वेश्चन 95 है कि टाइफाइड के जीवाणु का या जीवाणु की उष्मायन अवधि कितनी होती है, यानी एक टाइम पीरियड बताना है किसका, और टाइफाइड का। तो ये होता है 10 से 20 दिन। तो ऑप्शन नंबर तो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 96 है कि विभव मापी की सहायता से निम्न में से किसको मापा जाता है। हालांकि विभव मापी है इसे पोटेंशियोमीटर बोलते हैं, जो विभव को ही मापता है। इसमें देखिएगा, इसमें ऑप्शन दे रखे हैं, उसी आधार से जाना होगा। एक तो सेल का जो विद्युत भाग वाला होता है EMF उसे मापता है, धाराव को भी माप देता है, और जो आपका प्रतिरोध होता है यानी जिसे रेजिस्टेंस बोलते हैं, इन तीनों को ही माप देता है। तो ऑप्शन नंबर इसका अच्छा सही हो जाएगा, ये उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 97 है, ये पूछा है कि F और 2F के बीच रखी वस्तु का उत्तर लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब क्या होगा। हालांकि इसे डायरेक्टली पूछ लेना था कि उत्तर लेंस में बना प्रतिबिंब होता है तो वो किस प्रकार का बनता है। अगर आप देखें इसे ध्यान से तो उत्तर लेंस और अवतल दर्पण इन दोनों का सेम ही बनेगा। तो ठीक है, तो ये बनेगा आपका उत्तर लेंस है तो वास्तविक, और उल्टा बनेगा। ऑप्शन नंबर इसका अच्छा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 98 है कि चुंबक अपने गुण खो देते हैं, कब खो देगी। एक तो हम गर्म करें तब खो सकती है, ऊंचाई से गिराएं तो भी, और हथौड़े से पीटने से भी। तो ये सभी कारण दे रखे हैं किसके, चुंबक के गुण खो देने के। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर अच्छा सही हो जाएगा। ये कह रहा है पीतल बना होता है, पीतल मतलब ये है ब्रास की बात कर रहे हैं। तो ये आपका एक तो कॉपर प्लस जिंक, तो जो भी है यानी जिंक और कॉपर, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। बाकी ऑप्शन गलत दे रखे थे। नेक्स्ट देख लेते हैं, ये कह रहा है एक कण का सरल आवर्त गति में त्वरण क्या होगा। ये अच्छा क्वेश्चन है। तो ये होगा आपका जो आपकी मैक्सिमम अवस्था होगी ना यानी चरम अवस्था, उसमें अधिकतम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका अच्छा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 101 है, शरीर वर्धक भोजन होता है, यानी शरीर वर्धक मतलब ये कह रहा है यहाँ पे बॉडी ग्रोथ के लिए तो प्रोटीन की आवश्यकता होती है। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, जैसे बॉडी बिल्डिंग बोल सकते हैं किसे, प्रोटीन को। तो ऑप्शन नंबर इसका 2 सही हो जाएगा, क्योंकि ग्रोथ करना शरीर में वो एक ही बात होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा 102 नंबर है कि वायुमंडलीय नाइट्रोजन को विलेय पदार्थों में परिवर्तित कर देते हैं। तो वो आप ही जानते होंगे राइजोबियम ऑप्शन दे रखा है, तो यही राइट आंसर हो जाएगा। 103 नंबर क्वेश्चन है, यदि एक परागकण एक पुष्प के परागकोश से उसी पुष्प की वर्तिका आकार पर स्थानांतरित किया जाता है तो उसे कहते हैं स्वयुग्मन, जिसे ऑटोगैमी कहते हैं। ठीक है, यानी उसी पुष्प के उसी वर्तिका पर आ रहा है इस वजह से। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 104 है कि हर्ट्ज का मात्रक क्या होता है। तो इसका होता है यानी हर्ट्ज मात्रक होता है किसका, आवृत्ति का, ऐसे बोल सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। वर्गीकी टैक्सोनॉमी में सम्मिलित किया जाता है। तो वर्गीकी यानी जो टैक्सोनॉमी है ना, उसमें हम वर्गीकरण करते हैं और जो भी नाम पद्धति के अकॉर्डिंग करते हैं, और पहचान यानी ये कह सकते हैं जब हम वर्गीकी करते हैं ना तो ये 3 विशेषता होती हैं, वर्गीकरण, नाम पद्धति, पहचान। तो ये उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी इन सभी चीज़ों को इंक्लूड किया जाता है।
ये कह रहा है कि विद्युत सेल में ऊर्जा परिवर्तित होती है, और विद्युत सेल है तो विद्युत सेल का मतलब होगा रासायनिक ऊर्जा से विद्युत में चेंज होगी। तो ऑप्शन नंबर 6 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा कि रेखित पेशी का उदाहरण है। इसमें से अगर देखें तो रेखित पेशी होती है हमारे हृदय में, वो अनैच्छिक होती है, यानी रेखित पेशी होंगी और अनैच्छिक होती है, ये विशेषता होती है हृदय पेशियों की। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि सूक्ष्मतम कोशिका कवक द्रव्य जिसे माइकोप्लाज्मा कहते हैं या माइकोप्लाज्मा दे रखा है, हालांकि इसे माइक्रोप्लाज्मा बोलते हैं, में पाई जाती है। तो कवक द्रव्य क्या है? तो ये एक जीवाणु है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, क्योंकि ये सूक्ष्मतम कोशिका द्रव्य माना जाता है, यानी सबसे सूक्ष्मतम कह सकते हैं, तो उस हिसाब से। नेक्स्ट देखिएगा साइटोकाइनिन एक है। साइटोकाइनिन एक तरह से पादप हार्मोन हो जाएगा, क्योंकि ये जो भी सेल होती है ना, उसके जो डिवीजन होते हैं ना, उसमें वृद्धि कर देता है, इन विभाजन में। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा कि समुद्री पानी में स्वच्छ पानी प्राप्त करने की प्रक्रिया कहलाती है, यानी समुद्र से हमें स्वच्छ पानी प्राप्त करना है तो हम उसे प्रतिलोम परासन कहते हैं, यानी रिवर्स ऑस्मोसिस। ऑप्शन नंबर इसका 4 सही हो जाएगा। ये कह रहा है कि मानक वायुमंडलीय दाब नहीं होता है, इसमें से बताना है। हालांकि आप ऐसे दाब यानी कह सकते हैं एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल, इसी तो दाब कहेंगे। तो बल है इसका हो जाएगा न्यूटन, और क्षेत्रफल है इसका हो जाएगा मीटर स्क्वायर। तो आप देखिएगा इसमें ये तो किसी में भी दिखाई नहीं दे रहा। तो देखिएगा एक काम कीजिएगा, 760 mmHg और 1.03 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर और आपकी 101.3 किलोग्राम पास्कल। ये पास्कल भी होता है, ये भी एक तरह से हम ये कहेंगे सिमिलर है, यानी आप या तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर कह दीजिएगा या पास्कल, ये भी इसी के हो जाएंगे। ये क्यों दे रखा है, यानी एक तरह से घन दे रखा है, तो ये तो आयतन में यूज़ किया जाता है, तो इस वजह से ये हमें पूछा था कौन सा वायुमंडलीय दाब नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 6 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 112 है कि किस विधि द्वारा आर्थिक महत्व की फसलों की वांछित किस्मों को विकसित किया जाता है। एक तरह से नए बीजों को उत्पन्न किया जाता है, तो वह संकरण के द्वारा किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 6 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा कि विषैली गैसों के अवशोषण के लिए प्रयुक्त पदार्थ कौन सा होगा। इसमें से अगर आप इसे देखें तो वो हो जाएगी ग्रेफाइट, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 114 है कि सामान्यतः प्रवास करते हैं कौन करते हैं। तो ये सभी करेंगे, चाहे पक्षी हों, चाहे स्तनधारी जीव हों या कीट मछलियाँ, ये सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 115 है कि प्रेशर कुकर में सेम जल्दी से पक जाती है। सेम हो या चावल हो या कोई अन्य चीज़ हो, तो उसका एक ही रीज़न होता है कि दाब पड़ने पर उसका क्वथनांक बढ़ जाता है, तो इस वजह से जल्दी पक जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि प्राथमिक इंद्रधनुष की रचना वर्षा के पश्चात दिखाई देती है। कैसी दिखाई देती है? तो हम ये कहेंगे, क्या कहेंगे, अगर इन ऑप्शनों को ध्यान से देखें तो जो भी छोटी बूंदें होती है ना, उनके द्वारा जो सूर्य की किरणों का आंतरिक परावर्तन हो जाता है, इस वजह से हमें कैसा जो प्राथमिक इंद्रधनुष दिखाई देता है उसका एक रीजन दे रखा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, यदि किसी वस्तु का संवेग है वो अपरिवर्तित रखते हुए उसका द्रव्यमान अगर हम दोगुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी। देखिएगा हम क्या जानते हैं, हम ये जानते हैं कि संवेग बराबर होता है P बराबर mv, ठीक है, यानी द्रव्यमान इंटू वेग। एक सेकंड, संवेग बराबर होता है m/p और काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है 1/2 mv²। आप एक काम कीजिएगा, आप भी जानते होंगे, ये 9th में दे रखा है, 9th या 10th में भी हो सकता है। के बराबर यानी काइनेटिक एनर्जी बराबर 1/2, ऊपर नीचे आप है m का गुणा कर दीजिएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें तो आप ही जानते होंगे। क्या हो जाएगा ये, फिर अगर देखा जाए तो कुछ इस प्रकार नहीं बन जाएगा क्या कि 1/2 mv का होल स्क्वायर अपॉन तो लास्ट में ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा कि काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 1/2 जो mv² है, हम यहाँ पे लिख लिया था P बराबर mv होता है, तो ये हो जाएगा कुछ p² अपॉन m। एक चीज़ हम जानते हैं, ये कांस्टेंट तो है ही, और ये संवेग की बात खुद ही कर रहा था कि इसका संवेग अपरिवर्तित रहता है, तो ये भी, तो हम ये कहेंगे काइनेटिक एनर्जी व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगी द्रव्यमान की। और इसमें क्वेश्चन में कहा था द्रव्यमान दोगुना कर दिया जाए, अगर ये दोगुना करेंगे तो फिर ये आधा हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार हम ये कहेंगे, क्या कहेंगे, गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, आधी ले जाती है। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, नाल चुंबक का भंडारण करते समय
इसके ध्रुवों के संपर्क में रखना चाहिए। तो हम ये कहेंगे क्या करेंगे, और ये कह रहे हैं नल चुंबक का वर्णन करते समय इनके ध्रुवों को संपर्क में रखना चाहिए। और हम ये कहेंगे लकड़ी का टुकड़ा हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका, माफी चाहूँगा, लकड़ी का नहीं लोहे का टुकड़ा होगा। नल चुंबक का वर्णन करते समय इसके ध्रुवों के संपर्क में रखना चाहिए, तो लोहे का टुकड़ा रखना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, ये कह रहा है कि प्राकृतिक सूचक लेटेंस प्राप्त होता है, किससे होता है? अगर आप देखेंगे तो लाइकेन से हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, चींटी काटने पर त्वचा पर केलामाइन या केलीमाइन बोलते हैं का विलयन है लगाया जाता है। तो ये केलीमाइन का रासायनिक सूत्र क्या होगा या अणुसूत्र क्या होगा, यानी रासायनिक सूत्र बताना है, तो इसे बोलते हैं कि ZnO, जिसे ही हम केलीमाइन कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका 3 सही हो जाएगा। अभी जो हम क्वेश्चन पेपर देख रहे हैं ये आपका क्वेश्चन पेपर है 12-13 का, ठीक है। तो इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए थे वो देख लेते हैं। हालांकि आपको स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा होगा, एडजस्ट करना, ठीक है। तो 91 नंबर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार पूछा है कि एक वास्तविक बिंब का प्रतिबिंब बनाने के लिए उत्तल दर्पण प्रयुक्त किया जाता है। तो गलत कथन बताइए इसमें से कौन सा है। उत्तल दर्पण की बात की जा रही है वास्तविक प्रतिबिंब बनाने के लिए, ठीक है, यानी बिंब से प्रतिबिंब। तो अगर आप देखें इसमें से गलत हो जाएगा, हम ये कहेंगे, क्या कहेंगे कि जो प्रतिबिंब वास्तविक बनता है ये वाला गलत हो जाएगा कथन, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, एक निम्नलिखित में से कौन सी धातु सतह पर अपनी ऑक्साइड की परत से सुरक्षित रहता है? तो ये हो जाएगा आपका एल्यूमिनियम। नेक्स्ट देखिएगा, ये आपकी टीचिंग मेथड से पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञान प्रयोगशाला का उद्देश्य नहीं है? अगर ओवरऑल सभी ऑप्शनों को देखें तो हम कहेंगे विद्यार्थियों के अतिरिक्त समय का उपयोग करना, ये एक आपके कह सकते हैं विज्ञान प्रयोगशाला का उद्देश्य नहीं माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस नमूने का द्रव्यमान अधिकतम होगा? अगर आप इन सभी ऑप्शनों को देखेंगे तो ऑप्शन नंबर 3 है ना, इसका द्रव्यमान सर्वाधिक होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। अब इसमें पूछा है एक तरफ तो बहुलक दे रखे हैं और दूसरी तरफ एकलक इकाइयाँ दे रखी हैं, आप मिलान करके बताइएगा इनमें से सही कौन सा है। जैसे PAN है, ठीक है, ये आपको एक्रिलोनाइट्राइल एकलक से बनता है। बाकी प्राकृतिक रबड़ है जिसको आइसोप्रीन से बनती है एकलक इकाइयों से, और नाइलॉन 6 है ये आपका बनता है कैप्रोलैक्टम से, और बाकी PVC है वो क्लोरोएथीन के एकलक से ही इकाइयों से बनती है। तो इस प्रकार इसका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा एक अचल संधि है? ठीक है, अगर आप इनमें से देखें तो हम ये कहेंगे इन सभी ऑप्शनों को देखते हुए कि जो कपाल की जो अस्थियों के मध्य की संधि होती है वो एक अचल संधि का उदाहरण होती है। नेक्स्ट है 97 के 2H2O अग्रप्रति पे यह अभिक्रिया बोलते हैं रिवर्स, ठीक है, और ये बन रहा है प्रोडक्ट। तो आप बताइए जल है, इसमें क्या है जल? तो हम ये कहेंगे जल एक आपका दुर्बल अम्ल हो जाएगा और एक दुर्बल क्षार हो जाएगा, यानी दोनों हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा कि कांसा एक मिश्र धातु होती है, यानी जो ब्रॉन्ज होती है वो किसका मिश्रण होता है? हम ये कहेंगे ये आपकी कॉपर और टिन का मिश्रण होगा कांसा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, एक लेंस से सरल सूक्ष्मदर्शी की तरह उपयोग करने वाले व्यक्ति को दिखाई देता है। अगर आप देखें तो उसे सीधा और आभासी प्रतिबिंब दिखाई देगा। तो ऑप्शन नंबर कह सकते हैं 4 सही हो जाएगा। अगर स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा हो 100 नंबर क्वेश्चन इस प्रकार है कि कौन सी रक्त कणिका रक्त स्कंदन में सहायता करती है? तो वो करेगी प्लेटलेट्स, जिसे कहेंगे बिम्बाणु। तो ऑप्शन नंबर इसका 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिएगा 102 नंबर है कि निम्न में से किस विधि का उपयोग है आप एक्वेरियम विकसित करने के लिए करेंगे? अगर आप देख रहे हैं तो हम ये कहेंगे प्रायोना विधि का हम उपयोग करेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा 103 नंबर क्वेश्चन है, असत्य बताइएगा इसमें से। अगर आप इन सभी ऑप्शनों को देखें हमें कहेंगे क्या कहेंगे कि देखो ये स्टेटमेंट सही है कि जो मेढक के जो फेफड़े होते हैं वो त्वचा दोनों से शोषण कर सकता है। पित्तरस का श्रवण यकृत करता है, ये भी बात सही है। अंत शोषण के समय जो बच्चुगा होती है हमारी बच्चुगा वो उसका आयतन बढ़ जाता है, ये भी बात सही है। लेकिन
जो स्पोरम होती है वो एक रोगकारक जीवाणु होता है, ये कहना गलत होगा। तो ऑप्शन नंबर इसका 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, इनमें से निम्न में से कौन सा या कौन सी विषय इकाई योजना के लिए उपयुक्त है, यानी कौन सा विषय इकाई योजना के लिए उपयुक्त है, इस प्रकार का क्वेश्चन है। तो हम ये कहेंगे मानव शरीर के विभिन्न संस्थान, ये वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, ये कह रहा है कि जो ध्वनि का कौन सा अभिलाक्षणिक या अभिलाक्षणिक कंपनों की आयामों पर निर्भर करता है, तो ये संबंधित हो जाएगा आपका प्रबलता, जिसे आप लाउडनेस बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से किसका उपयोग व्यंजक के रूप में होता है। तो व्यंजक के रूप में हम उपयोग करते हैं, ये सभी चीज़ों का उपयोग कर सकते हैं, चाहे वो SO2 हो, H2S हो, H2S है और HCl2, इन सभी का कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है जो 107 नंबर, इसमें पूछा गया है कि कौन सी शिक्षण विधि का आविष्कार किलपैट्रिक ने किया था। तो किलपैट्रिक ने प्रायोजना विधि का कह सकते हैं आविष्कार किया था। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। सिलिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है, किस में पाई जाती है, तो सिलिका में ये पाई जाएगी सेल वॉल आपकी और डायटम में। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, जीवाणु को सर्वप्रथम किसने खोजा था, तो वो आपके एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। ईस्ट में अलैंगिक जनन किसके द्वारा होता है, जब भी ईस्ट की बात की जाती है तो उसमें मुकुलन या विखंडन दोनों के थ्रू हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं कि कार्बन की उच्चतम मात्रा किस में पाई जाएगी। अगर आप इन सभी ऑप्शनों को देखेंगे तो हम ये कहेंगे वो आपके स्नेहक तेल में पाई जाएगी। विज्ञान अधिगम समृद्ध हो सकता है यदि, तो आप इन चारों कथनों को देखेंगे या स्टेटमेंटों को, तो हम ये कहेंगे कि वास्तविक दुनिया से उदाहरण को कक्षा में लाए जाए जिसमें विद्यार्थी एक दूसरे अंतःक्रिया करे और शिक्षक उस प्रक्रिया का सुगम बनाए। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपको एक तरफ विटामिन दे रखे हैं, उनके रासायनिक नाम बताइएगा, मिलान कीजिएगा। ये कूट दे रखे हैं, जैसे विटामिन B1 है इसे थायमिन कहते हैं, ठीक है। बाकी विटामिन B12 है इसे राइबोफ्लेविन बोलते हैं, विटामिन A है इसे रेटिनॉल बोलते हैं, विटामिन C है इसे एस्कॉर्बिक। तो आप मिलान कर लीजिएगा। पहले का हमने मिलाया था तीसरा किसमें, इसमें भी है, इसमें भी है। इसके बाद दूसरे का दूसरा इसी में। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि निम्न में से एक विकर्ण का गुण नहीं होता है। अगर ओवरऑल देखें तो हम ये कहेंगे संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, तो ये वाला गलत हो जाएगा। ये तो आपकी ध्वनि तरंगों के लिए होता है। ये कह रहा है समान भार में पदार्थ की मात्रा होती है। अगर समान भार के पदार्थों की मात्रा की बात की जाए, समान भार में पदार्थ की मात्रा होगी, तो हम ये कहेंगे जो उत्तरी ध्रुव है वहाँ पर न्यूनतम होगी। नेक्स्ट देखिएगा, ये पूछा है कि कौन सी विटामिन हमारे नेत्र त्वचा की संक्रमण से रक्षा करती है, तो वो संबंधित हो जाएगी आपकी विटामिन A। नेक्स्ट देखिएगा, ये कह रहा है बीज अंकुरण की अवधारणा को इस प्रकार से सबसे बेहतर तरीके से पढ़ाया जा सकता है। हम तो ये कहेंगे, क्या कहेंगे कि विद्यार्थियों बीज बोनी अंकुरण विभिन्न चरणों का अवलोकन करने तथा उस क्षेत्र को बनाने के लिए कहेंगे। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 118 है, भ्रमण द्वारा शिक्षा का अर्थ क्या होता है। इसका मतलब ये होता है कि जो भी मनोरंजन के लिए छात्रों को बाहर ले जाना। ऑप्शन नंबर ये नहीं होगा, ये होगा प्रत्यक्ष, कह सकते प्रत्यक्ष रूप से अनुभव, यानी जो एक तरह से करके सीखने वाला, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है ऊष्मीय ऊर्जा का चारण होता है। जब भी ऊष्मीय की बात होगी तो वो चाहे ठोस हो, द्रव हो, गैस हो, सभी में होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें से गलत मिलान करना है। जैसे इसमें से जो आप जानते हैं उसे मिला लीजिएगा। जैसे मलेरिया है वो प्लाज्मोडियम यानी प्रोटोजोआ की वजह से होता है, ये बात सही है। छोटी माता है वो चिकन पॉक्स जीवाणु द्वारा होता है, ये गलत है। ये तो 1 सेकंड रुकिएगा, सही है। ये आपका वायरस की वजह से होता है, ना कि जीवाणु की। बाकी अमीबियस पेचिस है वो एंटाबीबा स्टोलिका के द्वारा होता है। निद्रा रोग है जिसे स्लीपिंग सिकनेस बोलते हैं, ये टेप्नोसोमा के द्वारा होता है। तो ओवरऑल देखें तो 3 नंबर गलत है, बाकी सभी सही थे। और जैसा कि आप देख पा रहे होंगे ये आपके 13-14 यानी 2014 का क्वेश्चन पेपर है। तो इसमें देख लीजिएगा जो साइंस के क्वेश्चन पूछे गए हैं। और जैसे कि 91 नंबर क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, ये क्वेश्चन इस प्रकार पूछा था कि इसमें से बताइएगा, क्या बताइएगा कि कौन सा समुच्चय समान अणुओं की संख्या रखता है। तो अगर आप इन सभी ऑप्शनों को ध्यान से देखें, ये कूट दे रखे, इस आधार पर बताना है। तो देखो A, B और C इनके हैं
अणुओं की संख्या समान है तो ऑप्शन नंबर एक सही हो जाएगा, यानी ABC। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा कि 92 है, इनमें से कौन सा या कौन सी है जो एक विद्युत चुम्बकीय तरंग का उदाहरण नहीं होगी। तो ये तीनों तो होती हैं, जो ध्वनि तरंगें होंगी वो नहीं होंगी, तो ऑप्शन नंबर 6 सही हो जाएगा। ये कह रहा है थर्मोसेटिंग तथा थर्मोप्लास्टिक बहुलक का उदाहरण कौन सा होगा। थर्मोसेटिंग है वो आपकी बेकेलाइट हो जाएगी और थर्मोप्लास्टिक का पॉलीस्टायरीन, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, इसमें से बताइएगा कौन सा एक पौधाघर मतलब ग्रीन हाउस गैस की बात कर रहा है, तो इसमें से नहीं है, वो हो जाएगी SO2। बाकी CHO4, CFC, N2 होती है। इसमें से दुर्बलतम क्षारक है, यानी एक तरह से वीकेस्ट लूइस बेस बताना है। अगर आप देखें ध्यान से तो हम ये कहेंगे, क्या कहेंगे, इसमें से हो जाएगा Cl वाला, तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 96 है, यदि एक प्रयोग का परिणाम आशा से अलग आता है तो ये सिद्ध होता है। इसका मतलब ये होता है कि अगर आप ऑप्शनों को सभी को देखें तो हम ये कहेंगे व्यक्ति को इसके संभावित कारणों का निष्कर्ष खंड में विवेचन करना चाहिए, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा कि जो भी रसोई गैस मुख्य रूप से किन दो गैसों का मिश्रण होता है, हम जानते हैं कि ये प्रोपेन और ब्यूटेन का मिश्रण होती है। नेक्स्ट देखिए ब्रायोफिल्म में जिसे पत्थर चट्टा बोलते हैं में जन्म होता है। ओवरऑल देखें तो इसका जन्म तो हम पत्ती के द्वारा देखते हैं, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए उच्चतम भेदन क्षमता किसकी होती है, तो गामा किरणों की होती है, तो ऑप्शन नंबर 6 सही हो जाएगा। इसमें पूछा है कि एक व्यक्ति का द्रव्यमान है वो 72 किलोग्राम है पृथ्वी पर, ठीक है। तो चंद्रमा की सतह पर जी का मान है 1/6 है, तो चंद्रमा पर व्यक्ति का द्रव्यमान कितना होगा, यानी मास की बात करें, मास का भी चेंज नहीं होता है, चाहे वो पृथ्वी पर हो चाहे चंद्रमा पर, तो वो 72 किलोग्राम का ही रहेगा। अगर यहाँ पर ये कहता है कि जी का मान कितना होगा, कहाँ पर, चंद्रमा पर, तब इसका 72 का 1/6 होता, तब इसका 12 किलोग्राम आता। तो इस वजह से इसका राइट आंसर 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा, यानी 72 किलोग्राम। इनमें से कौन सा ध्वनि तरंगों में नहीं पाया जाता है, तो वो ध्रुवण का गुण नहीं पाया जाता, बाकी ये सभी गुण पाए जाते हैं। ये कह रहा किसी विद्युत तार के लिए क्या महत्व होता है। अगर ओवरऑल सभी ऑप्शनों को ध्यान से देखें तो ये हो जाएगा, चाहे उसका गलनांक हो, यानी इसका गलनांक हो, या इसका विशिष्ट प्रतिरोध हो, या इसमें बहने वाली धारा, ये सभी महत्व होते हैं, तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। ये कह रहा क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा। इसका होता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 24, तो इसका हो जाएगा AR, यानी जो आपकी आर्गोन 3d5 4s1, तो इस प्रकार इसका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। प्रोड्यूसर गैस कौन सी होती है, जिसमें कार्बन मोनोऑक्साइड और N2 का मिश्रण होता है, उसे बोलते हैं प्रोड्यूसर गैस। नेक्स्ट देखिएगा, इसमें से कह रहा है कि मिस कुमार विद्यालय की प्राचार्य अलग अलग विषयों के शिक्षण के स्थान पर विज्ञान शिक्षण एकीकृत उपागम का उपयोग करना चाहती है, तो इसका एक रीजन दीजिएगा कि इसका क्या रीजन है। तो हम ये कहेंगे कि ये सभी विषय आपस में जुड़े हुए हैं और शिक्षक उनकी पाठ्यचर्या के मध्य में संबंध जोड़ सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा कि यूरिक अम्ल निम्नलिखित में से किसका उत्सर्जी पदार्थ होता है, यानी यूरिक अम्ल की बात कर रहा है ये। जब भी यूरिक अम्ल की बात की जाती है तो पक्षी और सर्प जो कह सकते हैं अर्ध ठोस पदार्थ होता है, एक तरह से ये पक्षी और सर्प के थ्रू जो यूरिक अम्ल होता है। नेक्स्ट देखिएगा, विज्ञान शिक्षण में सतत एवं समग्र मूल्यांकन के संबंध में कौन सा कथन गलत है। देखिएगा CCE की बात कर रहा है ये। हमें ये कहेंगे रचनात्मक मूल्यांकन होता है, संकलनात्मक मूल्यांकन होता है, ये दोनों तो सही है, यानी जिसे FA और इसे बोलेंगे SA। ये वर्ष में एक बार ही होता है और ये वर्ष पर्यंत चलता है, तो ये कहेंगे ये वर्ष में एक बार होता है, ये वाला गलत है। बाकी वर्ष पर्यंत चलता ही रहता है ये, और FA और SA ये 2 प्रकार ही होते हैं इसके, तो ऑप्शन नंबर 3 है वो गलत है, बाकी सभी सही थे। नेक्स्ट देखिएगा, इसमें कह रहा है कौन सा एक अवरूणीय पादप जिसे नन एम्ब्रोफाइटा बोलते हैं का उदाहरण होगा, ये अवरूणीय पादप है। अगर आप देखें ये अच्छा क्वेश्चन है, ये 11th क्लास से पूछा है, तो ये हो जाएगा यूरोथ्रेक्स, जो क्या है अवरूणीय पादप है। नेक्स्ट देखिएगा, एक तरफ पेट्रोलियम प्रवाज्य दे रखे हैं और दूसरी तरफ उनका संगठन दे रखा है। तो देखिए वो गैसोलीन है, ये यानी इसमें कार्बन की संख्या पूछी है कि कितने से कितनी होगी। अगर आप देखें गैसोलीन में हो जाएगी कार्बन 1 से लेकर 9 तक, केरोसिन की हो जाएगी फिर कह सकते हैं आपकी 8 से लेकर 16 तक। भारी तेल का मतलब हो जाएगा 10 से लेकर 18 तक, और डीजल होता है AC की कार्बन संख्या अधिक होती है 16 से लेकर आपकी 30 तक, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखिए, वैज्ञानिक विधि का प्रथम चरण होता है
वो ये ऑब्जर्वेशन करना होता है इसका, सही है ना, सही ऑब्जर्वेशन करना होता है। विटामिन के बारे में कौन सा कथन करता है, यानी सही नहीं है। इसका नामकरण फंकनी किया है, ये बात सही है। जीवन के लिए महत्वपूर्ण है, ये भी बात सही है। इसकी कमी से रोग उत्पन्न होते हैं, ये भी बात सही है। पाचक में सहायक होता है, ये कहना गलत होगा। पाचन से कोई संबंध नहीं होता किसका, विटामिन से। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 112 है, वो इस प्रकार पूछा है कि कौन सा कथन इसमें से सत्य है। एक पादपों जल और लवण का परिवहन है वो फ्लोएम के थ्रू होता है, जल का तो जाइलम के थ्रू होता है, तो ये तो गलत है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन CO2 से विमुक्त होती है, ये गलत है। सभी सजीवों के लिए ऊर्जा एकमात्र सूर्य ही स्रोत होती है, तो ये बात तो सही है। बाकी छुई हुई पौधे की पत्तियां कंपानुकोचन यानी जिसे क्या बोलते हैं सिस्मोस्टेक मूवमेंट पाया जाता है, तो ये भी बात सही है। तो ये तीन और चार सही हैं और आपका 1 और 2 गलत थे। एक AMU की तुल्य ऊर्जा कितनी होती है, 1 AMU बराबर कितनी ऊर्जा होती है, तो ये संबंधित होती है आपकी 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी 931। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। एक अत्यधिक व्यायाम के पश्चात किस पदार्थ के संचय के कारण हमें थकान महसूस होती है, तो हमारे जो मसल्स है उसमें क्या होता है, लैक्टिक अम्ल की वजह से होता है, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। इंसुलिन हार्मोन स्रावित होता है, और स्रावित नहीं परिवर्तित करता है। इंसुलिन हार्मोन परिवर्तित करता है, क्या करता है, हम तो ये कहें ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनाता है, सही है ना, ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनाता है, यही बात सही हो जाएगी। नेक्स्ट देखिएगा, इसमें से बताइए कौन सा ऊष्मीय विकिरण की विशेषता नहीं है। ओवरऑल सभी आप ऑप्शनों को देखें तो हम ये कहेंगे इसके आगे बढ़ने के माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, ऑप्शन नंबर ये गलत है। बाकी ये सभी सही है। ये प्रकाश की वेग की गति होती है, यानी प्रकाश की वेग की गति करता है और सीधी रेखा में गति करता है, और जिस माध्यम से गुजरता है उसे प्रभावित करता है, तो ऑप्शन 2, 3, 4 सही है, गलत हो जाएगा 1 नंबर। नेक्स्ट है कि इनमें से कौन सा तत्वदाता डोनर यानी अशुद्धि है उसमें, ये अच्छा क्वेश्चन है, फैक्चुअल है, ये हो जाएगा आपका फास्फोरस। नेक्स्ट है इसमें से कौन सी मिश्र धातु संभव नहीं है। अगर आप देखें तो इसमें से जो संभव नहीं होगी वो हो जाएगी ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट देखिएगा कि न्यूटन के गति के नियम पढ़ाते समय एक शिक्षिका आगे बढ़ने से पहले ही बोर्ड पर सभी सूत्र लिख देती है, यह तरीका दर्शाता है वो पालन कर रही है, यानी हम ये कहेंगे कहीं ना कहीं वो सूत्रों को पहले लिख रही है, तो निगमन उपागम का उपयोग कर रही है, क्योंकि अगर उदाहरण लिखती तो वो आगमन विधि का हो जाता है, और अगर पहले ही नियम सूत्र वगैरह जो भी लिख देते हैं वो फिर आपके निगमन विधि का उपागम माना जाएगा। नेक्स्ट है धातु प्रमाण से युक्त विटामिन कौन सी है, तो धातु की बात की जाए तो विटामिन B12 है, जिसमें आपका क्या पाया जाता है, कोबाल्ट, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। ये जो क्वेश्चन पेपर है ये आपके 2015-16 वाला है। इसमें देखिएगा किस प्रकार के क्वेश्चन बने हैं। ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सुमेलित है, यानी एक तरह से ऐसे बोल सकते हैं जो सही कथन है हमें वो चूज करने हैं। पहला है जो घास स्तर पारितंत्र की एक संख्या का पिरामिड सीधा होता है, तो ये बात तो सही है। ताल पारितंत्र जय बार पिरामिड होता है वो उल्टा होता है, ये भी बात सही है। ठीक है, ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा होता है, ये बात सही है। वन पारितंत्र जय बार का पिरामिड उल्टा होता है, ये गलत है, यानी 1, 2, 3 यानी कह सकते हैं आवासा, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। ये कह रहा है एक गैस ब्रोमीन जल को रंगीन कर देती है, यानी एक ब्रोमीन यानी एक गैस है जो ब्रोमीन जल को रंगीन कर देती है, परंतु अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट से कोई अभिक्रिया नहीं करती या कोई क्रिया नहीं करती, तो वो गैस कौन सी है, तो वो हो जाएगी एथिलीन, ऑप्शन नंबर इसका 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा कि कॉफी पौधे के किस भाग से प्राप्त होती है, तो वो होती है आपके बीज से। मोलस्का में किस प्रकार का वितरण पाया जाता है, वो स्पाइरल पाया जाता है, यानी सर्पिल सही है, स्पाइरल ही बोलते हैं। यदि हम दरवाजे की कब्जे पत्ती लगाते हैं तो घर्षण क्या हो जाएगा, घट जाता है, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा कि अधोलिखित में से कौन सा एक विद्युत चुम्बकीय तरंग का उदाहरण नहीं है, तो वो ध्वनि तरंग होती हैं, वो विद्युत चुम्बकीय तरंगें नहीं होती हैं। अर्धसूत्रीय विभाजन की किस प्रावस्था में जीन विनिमय होता है, जो आपकी प्रोपेज अवस्था की होती है ना उसमें आती है पैकिटीन बोलते हैं या पैकाइटन, यानी ऑप्शन नंबर कह सकते हैं 2 सही हो जाएगा। ये श्यानता का पीवी सूत्र क्या होगा, यानी एक तरह से बेमा पूछिए आपको, तो ये संबंधित हो जाएगा M1L1T-1, ये वाला, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। छद्म एक अणुक अभिक्रिया का उदाहरण क्या होगा, यानी जिसे स्यूडो
यूनिमोलिकुलर रिएक्शन का उदाहरण कौन सा होगा इसमें से, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, ये कह रहा है कि बरसात के दिनों में जल पर बनी तेल फिल्म रंगीन दिखने का कारण क्या होता है। उसका एक ही कारण होता है, प्रकाश का व्यतिकरण। क्वेश्चन नंबर 101 है कि तारों के टिमटिमाने का कारण क्या होता है। अगर आप इन सभी को देखेंगे तो हम ये कहेंगे, क्या कहेंगे, वायुमंडल में परिवर्ती जो भी अपवर्तनांकों के विभिन्न जो परत होती है उनके द्वारा प्रकाश का अपवर्तन, ये रीजन होता है इसका। नेक्स्ट देखिएगा, किसी भी या किसी अणु में किसी भी समूह के प्रतिस्थापन के कारण किसी बेगनी अवशोषण बैंड के अवशोषण तरंग दैर्घ्य के मान में कमी को क्या कहते हैं। तो इसे हम कहेंगे हिप्पोक्रॉमिक विस्थापन, हिप्पोक्रॉमिक शिफ्ट बोलेंगे। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। इसमें से परमाणु दाता की अशुद्धि, ये हमने ऑलरेडी कर लिया था, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। ये कह रहा है पोषक जीव में डीएनए में बाहरी डीएनए के स्थानांतरण की तकनीक क्या कहलाता है। यानी जीव में डीएनए में बाहरी डीएनए के स्थानांतरण की तकनीक को क्या कहते हैं। इसे बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ते हैं पुनर्योगी डीएनए तकनीक, यानी रिकॉम्बिनेट डीएनए टेक्नोलॉजी। बोरेक्स का रासायनिक सूत्र क्या होता है, जिसे बोल रहेंगे Na2B4O710H2, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। Na2B4O7 सही नहीं, Na2B4O710H2 होता है, सही है, ऑप्शन नंबर 2 ही सही हो जाएगा। इसमें बताइएगा क्या होगा इसमें, तो हम ये कहेंगे क्या होगा कि Cu का अपचयन हो रहा है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। इसमें बताइए गैसों के किसका क्रांतिक ताप उच्चतम होगा। इसमें से हो जाएगा आपका CO2 का। नेत्र का वह भाग जो प्रकाश के गमन को कंट्रोल करता है, तो वो आपका करता है आइरिस, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। देवदार संबंधित है, जिससे देवदार यानी प्लांट्स है, ये कैसा है, तो ये है आपके एक तरह से बोलेंगे हम कि अनावृत बीजी पादप है, यानी जो जिम्नोस्पर्म होते हैं ना, उनसे संबंधित, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 110 है, वो इस प्रकार पूछा है। इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस कोशिकांग का अन्य नाम पेलाडे कण भी है। तो ये राइबोसोम का अन्य नाम है। गैस्ट्रिन करता है, गैस्ट्रिन क्या करता है, ये आपके जठर श्रवण का प्रेरणा होता है। क्या गैस्ट्रिन जूस होता है, गैस्ट्रिन ये पेट से संबंधित है, जो आपके आमाशय से। नेक्स्ट देखिएगा, जब एक प्रकाश तरंग वायु से पानी में जाती है तो उसका कौन सा गुण अपरिवर्तित रहता है। अब ये कहाँ प्रकाश से पानी में जा रही है, तो कौन सा गुण अपरिवर्तित रहेगा, तो हम ये कहेंगे देखिएगा आवृत्ति वेग तरंग दैर्घ्य, तो इसमें से कोई नहीं होगा, उपरोक्त में से कोई नहीं होगा, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। पादप कोशिका में जीव द्रव्य कुंचन का कारण क्या होता है। पादप कोशिका की बात कर रहा है, तो इसका कारण होता है पिनोसाइटिक क्रिया, यानी जिसे पिनोसाइटोसिस बोल देते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, अधोलिखित अभिक्रिया में धातु अपचयित किस में हो रहा है, ये बताइएगा। इसमें से देखें तो वो हो रही है 4 नंबर ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 115 है, पादपों में ऑक्सीजन की सबसे अधिक सांद्रता कहाँ होती है। जो प्लांट का ऊपर का भाग होता है ना, उसी में होती है, तो केवल जाइलम और फ्लोएम में पाई जाती है। पादप में ऑक्सीजन सबसे अधिक मात्रा सांद्रता कहाँ पर होती है, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। हालांकि हम ये भी पढ़ते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन होता है ना, वो जो कलिकाएं होती हैं उनकी वृद्धि कर देता है। हालांकि वृद्धि करने वाला शीर्ष भाग में होना चाहिए। ये केवल जाइलम फ्लोएम में पाया जाता है। पादपों में ऑक्सीजन की सबसे अधिक सांद्रता पूछ रहा है ये, तो इस वजह से इसका ऑप्शन नंबर 2 सही हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा के लिए अधिकतम होती है, तो ये किस में एलिमेंट की हो जाएगी, इसमें अब यहाँ पे ये हो जाएगी आपकी, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा कि किस पदार्थ की चुंबकीय पारगम्यता अधिकतम होगी। अगर ओवरऑल देखें तो हम तो कहेंगे लो चुंबकीय की। अम्ल जिसमें कार्बोक्सिल समूह नहीं है, अगर ओवरऑल देखें तो ये हो जाएगा सिनेमिक अम्ल, इसमें कार्बोक्सिलिक समूह नहीं होता है। इसमें से सबसे ज़्यादा या सर्वाधिक अम्लीय कौन सी होगी, तो ओवरऑल देखें तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा दोष के कारण क्रिस्टल घनत्व कम होता है। दोष के कारण क्रिस्टल घनत्व कम होता है, तो ये संबंधित हो जाएगा आपका F केंद्र, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। होंगे जो आपका 91 नंबर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार पूछा है, यदि ध्वनि तरंग का आयाम दोगुना हो जाए तो ध्वनि की प्रबलता किस गुणक में बढ़ जाती है। आप भी जानते होंगे ध्वनि की प्रबलता होती है वो आयाम के
वर्ग के समानुपाती होती है क्या प्रबलता। तो अगर आपने आयाम दुगना कर दिया, अगर दुगना कर दिया यानी इसका 2 का वर्ग हो जाएगा ये 4, यानी ये जो प्रबलता है ना ये 4 के गुणक के समानुपाती हो जाएगी, यानी समानुपाती होती है तो निश्चित तौर से ये जितने गुणे में बढ़ेगा तो उतने में ये बढ़ेगा, सिंपल सा है। तो ऑप्शन नंबर इसका 2 सही हो जाएगा। गुरुत्वाकर्षण बल की परास क्या होती है, तो ये इन्फिनिटी होती है, यानी कह सकते हैं अनंत। ये कह रहा है जैव प्रदीप्ति पाई जाती है जिसे बायोलुमिनेंस बोलते हैं। तो ये आपकी चाहे वो सिलेंट्रेटा हो, टीनोफेरा हो, या टीनोफेरा पॉरीफेरा हो, या पॉरीफेरा सिलेंट्रेटा हो, सभी में पाई जाती है। उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, इस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, ये कह रहा है लाइकेन बहुत अच्छे प्रदूषण सूचक होते हैं, ये किसके बने होते हैं। तो लाइकेन है ये कवक और शैवाल से मिलकर बना होता है, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, ये कह रहा है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान को समझने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त नहीं है, यानी गलत कथन बताना। अपर प्राइमरी वही है 6 to 8, वो ये टीचिंग मेथड से पूछा है साइंस की। तो हम ये कहेंगे विषय वस्तु को अमूर्त या अमूर्तन के रूप में समझाना, यानी जो एब्स्ट्रैक्ट होता है ना उसके थ्रू समझाना, ये वाला गलत हो जाएगा। बाकी ये सभी सही है, ग्राफ बनाकर, स्वयं के अनुभव द्वारा, या वस्तु के प्रेक्षण या रिकॉर्ड बनाकर। तो इसमें से ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, गिब्बन जो सूंड वाला बंदर है या राइनोसेरस किस ओरिएंटल प्राणी भौगोलिक क्षेत्र के उपक्षेत्र में पाए जाते हैं। तो ये इंडो मलायन उपक्षेत्र है ना उसमें पाए जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। ये कह रहा महासागर में मुख्य उत्पादक क्या होते हैं, अगर देखें तो वो हो जाएंगे डायटम्स। हालांकि आपको ऐसा लग रहा होगा जब भी महासागर या समुद्र की बात होती है तो उसमें प्लवक आता है, प्लवक नहीं आएगा, इसमें महासागर की बात हो रही है तो उत्पादक पूछा है, तो डायटम्स हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 99 है कि इनमें से कौन सा भौतिक विज्ञान का पाठ आधारभूत घटक होगा इनमें से। तो देखिएगा, ये कह रहा है भौतिक विज्ञान पाठ का आधारभूत घटक क्या होगा। तो ये मोस्टली देखा जाए ये सभी हो जाएंगे, चाहे पाठ का शीर्षक हो, परिचय हो, प्रस्तुति, तो उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये हो जाएगा जैसे मूलों की संख्या बराबर अगर पूछा है, मूल बराबर, तो मूल बराबर होता है जो ग्राम में द्रव्यमान दिया होता है वो वाला, और फिर मूलर द्रव्यमान होता है, यानी जो परमाणु द्रव्यमान बोलते हैं, यानी मास। ठीक है, तो अगर इसे लगाएंगे तो ये हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, ये कह रहा है कि आहार नाल की जो दीवार 4 परतों की बनी होती है, निम्न में से कौन सा क्रम बाहर से अंदर की ओर होता है, यानी बाहर से अंदर की, यार ऐसे बोल सकते हैं। तो सीरोसा होगा, फिर मस्कुलरे से होगा, फिर सब म्यूकोसा होगा, फिर म्यूकोसा। ऑप्शन नंबर इसका कह सकते हैं 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एक प्रकाश किसी एक प्रिज्म से अपवर्तित होता है तो प्रिज्म का होता है ना विचलन कोण कितना होगा, यानी ये स्टेटमेंट किससे संबंधित है, ऐसे कह रहा है ये। तो ये संबंधित होगा आपके जो आपतित किरण होगी और निर्गत किरण के मध्य का कोण होता है, उसे ही कहेंगे विचलन कोण। यानी ये कोई दर्पण है, ठीक है, अगर ये कोई किरण आ रही है जा रही है तो यहाँ पे जो कोण बनेगा वही विचलन कोण होगा। नेक्स्ट देखिएगा, निम्न में से कौन सी कार्यगत शोध संचालित करने की विकासशील अवस्था होगी, इसमें से बताना है। अगर देखा जाए तो इसमें से हो जाएगा कि कार्यगत योजना का विकास करना, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा, ये जो केमिकल रिएक्शन होती है ना, कक्षा 10th में दे रखी है, जो रासायनिक अभिक्रिया, वहाँ से पूछा है ये क्वेश्चन। प्रकाश यानी प्रकाश रासायनिक अपघटन, ये हो जाएगा 2 AgBr, ये टूटेगा आपका AgOBr में, तो पहले का चौथे से मिल जाएगा, पहले से चौथा इसमें 3 ऑप्शनों में। आगे देखते हैं, ऊष्मीय अपघटन, अगर ऊष्मीय अपघटन की बात की जाए तो ये संबंधित हो जाएगा 2KClO, ये टूटेगा आपका पोटेशियम क्लोराइड और आपके ऑक्सीजन में, तो 2 का ये हो जाएगा। फिर इसके बाद है जो विद्युत अपघटन होता है, आप भी जानते होंगे कि विद्युत अपघटन होगा तो ये टूटेगा आपका Al2O3 जो है ना, Al और O2 यानी ऑक्सीजन में टूटेगा, तो सही है ना ये वाला, यानी विद्युत अपघटन का 2 से मिल जाएगा। विस्थापन अभिक्रिया का मतलब होगा जैसे मैग्नीशियम है और इसकी अभिक्रिया CuSO4 के साथ कराई जाती है, तो मैग्नीशियम है वो अधिक अभिक्रियाशील है, तो Cu को प्रतिस्थापित कर देगा तो MgSO4 बनाएगा, तो ये इससे मिल जाएगा। कुछ इस प्रकार इसका राइट आंसर 1 हो जाएगा। इसे देखिए निकालेंगे ना तो ये निकल के आएगा कि प्रारंभिक वेग उत्वर्ण का आधा और 2n-1, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। ये 9th की NCERT बुक है ना, उससे पूछा है,
नेक्स्ट देखिएगा, जब एक इलेक्ट्रॉन किसी चुंबकीय क्षेत्र से होकर गुजरता है तब क्या होगा, तो इसे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, यानी कांस्टेंट रहेगा, वेग और ऊर्जा दोनों ही। नेक्स्ट देखिएगा, ये आपको एक कह सकते हैं ये डायग्राम दे रखा है, इसमें कह रहा है कि कौन सा कोलाइडी तंत्र ए बी सी को प्रदर्शित करेगा, ए बी और सी। तो आप देख लीजिएगा, इसमें ध्यान रखिए ये वेन डायग्राम बोलते हैं, ये रीजनिंग में चलते हैं, उसी के आधार पर पूछा है कोलाइडी। तो हम ये कहेंगे कि ए में तो हो जाएगा पेंट, बी में हो जाएगा धुआं और सी में हो जाएगा बादल। तो ये एक कह सकते हैं वेन डायग्राम के थ्रू ये क्वेश्चन का राइट आंसर 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ये कह रहा है कि सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी क्या होती है, यानी मिनिमम आंखों से हम कितने नज़दीकी चीज़ को देख सकते हैं सुस्पष्ट रूप से, तो वो हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। हालांकि ये हो जाएगा औसत 4 बराबर दूरी बट्टे समय हो जाएगा, तो उससे निकल जाएगा और इसका राइट आंसर निकल के आएगा 12 मीटर प्रति सेकंड। नेक्स्ट देखिएगा कि विज्ञान शिक्षण में शैक्षणिक गतिविधि कौन सी होती है, तो इसमें से देखा जाए तो वो विज्ञान क्लब हो जाएगा, यानी जैसे साइंस क्लब बोलते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, इसमें एक कॉलम फर्स्ट और सेकंड दे रखे हैं, अगर इसको मिलान करना है तो देखा जाए ना, जो हम पढ़ते हैं ना जो अणुभार निकालना या मोल निकालना, ये उन्हीं से संबंधित है। देखिएगा 28 ग्राम हीलियम है, तो ये किससे मिलेगा, तो एक काम कीजिएगा, क्या कीजिएगा, चलो इसे छोड़ देते हैं और देखिए 0.5 मोल O2, तो ये किससे मिलेगा, देखिएगा कि मोल बराबर होता क्या है, मोल बराबर होता है ग्राम अपॉन मास, यानी जो परमाणु क्रमांक परमाणु द्रव्यमान होता है ना, उसकी बात हो रही है। अब जैसे मोल है तो 0.5 मोल तो दे रखा है, अब ग्राम का इसमें कोई मान नहीं है, तो इसे x मान लो या g रख लो, कोई बात नहीं। अब इसका किसका जो O2 है ना, इसका द्रव्यमान कितना होता है, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक होता है 8, 8 दूनी 16, लेकिन 2 ऑक्सीजन है तो 16 दूनी 32 हो जाएगा, इसका मतलब 32 को नीचे रखेंगे। अब क्या हुआ, हमें इसमें ग्राम में इसका मान निकालना है, यानी x का या g का मान निकालना है। ऐसे इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x बराबर 32 का गुणा 5 से करेंगे तो 10, 15, 1, 16, यानी पॉइंट लगाएंगे तो ये आ जाएगा 16 ग्राम। ठीक है, तो ये मिल जाएगा 2 का 4 से। इसी प्रकार अन्य का निकालो, जैसे NaCl का अणुभार बताना है आपको, ये C नंबर है ना इसका, तो NaCl का सूत्र, NaCl का ये सूत्र तो होता है NaCl2। ठीक है, तो सोडियम का होता है 11 दूनी 22, 23 संभालते हैं, और क्लोरीन का होता है 17 दूनी 34, 1 35 लेंगे, तो इसे करेंगे 8 और ये हो जाएगा 58.5 ये वाला। ये ध्यान रखना, ये Cl2 मैंने गलत लगा दिया है, NaCl ही होगा रासायनिक सूत्र किसका, नमक का। तो इस प्रकार इसका 3 से मिल जाएगा। एक का कैल्शियम के 0.5 मोल, अब कैल्शियम की बात कर रहा है तो ये हो जाएगा, मोल की बात कर रहा है तो मोल बराबर होता है ग्राम अपॉन मास। तो इस हिसाब से देख लीजिएगा, मोल दे रखे हैं कितने, 1.5 और 1.5, एक सेकंड, 1.5 दे रखा है, ग्राम का मान हमें निकालना है, और बाकी मास दे रखा है किसका, कैल्शियम का होता है 20 दूनी 40, और 40 का गुणा इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिएगा तो ये हो जाएगा 15 चौक 60, पॉइंट लगाएंगे तो ये 60 ग्राम आएगा। तो ये किसे मिल रहा है, इस वाले ऑप्शन से। और बाकी जो 28 ग्राम हीलियम थे ना, इसमें मोल कितने होंगे, तो वो 7 मोल होंगे। कैसे, मोल बराबर होता है, मैंने बताया था मोल बराबर होता है ग्राम अपॉन मास। तो इसमें दे रखा है हीलियम का परमाणु क्रमांक होता है 2, 2 दूनी 4 तो हो जाएगा द्रव्यमान, और इसका 28 ग्राम दे रखा है ग्राम में इसका बार, तो नीचे थोड़े से 4 से काटेंगे तो ये 7 मोल निकल के आएगा। ठीक है, आप अपने हिसाब से देख लेना। हालांकि देखा जाए इसका राइट आंसर हो जाएगा, पहले का मिल रहा था बी से, तो पहले का बी से ये तीनों में है, फिर हमने 2 का मिलाया था जाके 4 से, 2 का मिलाया था जाके 4 से, ये दोनों में मिल रहा है। फिर लास्ट में जो NaCl था उसका जो परमाणु द्रव्यमान निकल के आया था वो आया था आपका 1 नंबर ऑप्शन में, जो 58.5 आया था। इस प्रकार इसका ऑप्शन नंबर 2 से हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, इसे छोड़ देते हैं, ठीक हो जाएगा, पर छोड़ देते हैं। ये कह रहा है ग्लाइकोलाइसिस की संपूर्ण प्रक्रिया में किन्हीं 2-4 फॉस्फोरीकरण होता है, तो इसमें से बताना है। तो देखिएगा ये संबंधित हो जाएगा आपका, एक तो इसमें और एक इसमें, ये दोनों से ही संबंधित हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अब देखिएगा 114 नंबर क्वेश्चन है, कॉलम फर्स्ट और सेकंड
कॉलम फर्स्ट में दे रखा है दिए गए मिश्रण का मिलान, और कॉलम सेकंड के पृथक्करण विधियों से करना है। जैसे जल में तेल है तो इसका मिश्रण को हम किसके थ्रू पृथक्करण कर सकते हैं, वो निथारने के थ्रू। और आटे में मिला लोहा, तो लोहा मिलाए तो चुम्बक के पास मिलान हो जाएगा इसका। जल में नमक है तो निश्चित तौर से इसे वाष्पन के थ्रू अलग कर सकते हैं। और जो चावल में अगर आटा राजमा मिला दिया जाए तो वो छानने के थ्रू हम अलग कर सकते हैं। तो इस प्रकार देख लीजिएगा, पहले का हमने दूसरे से मिलाया था, दूसरे का तीसरे से, यानी 2-3 किस्में मिल रहे हैं। ए बी में 2-3 एक इसमें, और किसी में 2-3 एक इसमें एक इसमें। आगे देखते हैं, जल में जो नमक मिश्रण किया था उसे हम वाष्पन के थ्रू, यानी चौथा नंबर, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, इसे छोड़ देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा कि किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम समझाया कि कोशिकाएं विभाजित होती हैं तथा नई कोशिका यानी नई कोशिकाओं का सृजन है वो पूर्व कोशिकाओं से होता है। ये रूडोल्फ विर्चो ने कहा था, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। ये ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है, ये ऑलरेडी पूछा हुआ है, चाहे 2016 के पेपर में हो या 18 के में हो या 19 के, ये किसी न किसी क्वेश्चन पर ये पेपर में पूछा हुआ है, ये किसी में स्टेट में ही। तो ऊष्माक्षेपी में हो जाएगा बिना बुझे हुए जल का अवक्रिया और अम्ल का तनकण, 1 और 2 ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। 118 नंबर क्वेश्चन है, ये पूछ रहा है सही विकल्प का चयन कीजिएगा। अगर आप देखेंगे सबसे ज़्यादा घर्षण होगा स्थैतिक घर्षण का, ठीक है, उससे कम होगा सर्पी घर्षण का, फिर लौटने का सबसे कम होता है, तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, ये कह रहा है क्रायोलाइट का रासायनिक सूत्र क्या होता है। क्रायोलाइट का होता है Na3AlF6, यानी ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। और ये वाला है बोरेक्स का है, ये शायद 2018 वाले क्वेश्चन में पूछा हुआ है, ठीक है, तो इसका तो राइट आंसर 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ये कह रहा है किस फाइलम संघ में बंद परिसरण तंत्र पाया जाता है, यानी क्लोज कैसे कि सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है, यानी बंद रक्त परिसंचरण तंत्र बोल सकते हैं इसे, तो ये एनेलिडाम पाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। देखो ये कह रहा है एक कुली 150 किलोग्राम वजन धरती से 2 मीटर ऊपर उठाकर अपने सिर पर रखता है। कुली द्वारा वजन पर किया गया कार्य, हालांकि देखा जाए इसे हम MGS के थ्रू कर सकते हैं क्वेश्चन को। तो इसमें जो मास दे रखा है वो 15 किलोग्राम, जी का मान इसमें दे ही रखा है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, एच का मान ये कह रहा है ना ऊंचा उठाता है, तो ये 2 मीटर हो जाएगा। 150 और ये 300 न्यूटन प्रति मीटर हो जाएगा, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, इसमें खाने योग्य मछलियाँ कौन सी हैं ये बता रहा है, तो कटला है, रोहू है, हिल्सा, पाम्फ्रेट, ये खाने योग्य मछलियाँ हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, प्रारंभिक लसकाव अंग कौन से होते हैं, यानी जिसको प्राइमरी लिम्फोसाइट बोलते हैं, तो ये कौन से ऑर्गन होते हैं, तो ये एक तो हमारी बोन मैरो, अस्थि मज्जा और थाइमस ग्रंथि, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है, अगर आप देखें इन सभी को देखिएगा कि जब मोमबत्ती जलती है तो उसके भौतिक रासायनिक परिवर्तन होता है, ये सही है। अवायवीय जीवाणु पशुओं के अपशिष्ट को पचाते हैं तथा बायोगैस उत्पन्न करते हैं, ये वाला स्टेटमेंट कहीं गलत है। बाकी और देख लेते हैं, आयरन की एक परत जिंक के ऊपर निक्षेपण नहीं किया जाता है, इसकी कोटिंग की जाती है, तो ये भी गलत है। बाकी रबर बैंड को खींचना एक भौतिक परिवर्तन है, ये बात सही है, यानी 1, 4 और 2, तो ये वाला भी सही है, तो हमें गलत ही बताना था केवल, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, ये कह रहा है कि जब हमारी ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट यानी जिसे वृक्क उच्च निस्यंद्र जो दर होती है वो कम हो जाती है, तो कौन सा हार्मोन जो हमारी कह सकते हैं वृक्क गुच्छ में रक्त प्रवाह को बढ़ाता है, तो वो होता है रेनिन, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, इसमें से बताइए कौन सा भारत में सरीसृप प्रजाति गंभीर रूप से लुप्त प्राय है, ठीक है, यानी एंडेंजर्ड है, और रेप्टाइल में बताना है तो वो हो जाएगा घड़ियाल। नेक्स्ट देखिएगा, इस क्वेश्चन को हम लास्ट में देख लेंगे, ठीक है, क्योंकि टाइम लगता है इन फिजिक्स के जो भी क्वेश्चन आते हैं ना उनके। अब देखो ये है, इसे हम डायरेक्टली कर सकते हैं कि E बराबर 1/2 mv², काइनेटिक एनर्जी का यही है, और जो कह रहा है वही करते जाइएगा। मास तो हम mv मानेंगे, ये वेग दे रखा है ये v वाला यहाँ पे, ये गतिज ऊर्जा यहाँ पर रख लेंगे, ये 25 जूल दे रखी है, तो इसे अगर हम 3 गुना कर दें किसे, यदि वस्तु के वेग को, इसको हम अगर 3 गुना कर दें, ये तो समीकरण 1 है पहला, इसी के आधार पर यहाँ पर इन मानों को रखेंगे, तो गतिज ऊर्जा जब निकल के आएगी इसकी ये आएगी समथिंग 225 जूल, यानी ये तो मेन फॉर्मूला है, और इसमें जो डाटा जो दे रखा है ना उसे यहाँ पर इसी फॉर्मूले में रखेंगे, तो ये निकल के आएगा 225 जूल। नेक्स्ट देखिएगा, निम्न में से कौन सा उत्तेजनात्मक न्यूरोट्रांसमीटर है, तो वो हो जाएगा आपकी एसिटिल कोलिन, ऑप्शन नंबर इसका 3 सही हो जाएगा। पादप पारिस्थितिकी का अनुक्रमण होगा इसमें, यानी सिक्वेंस बताना है कौन सा होगा, तो हम ये कहेंगे इसका सिक्वेंस हो जाएगा आपका, अगर देखें तो मरुक्रम, मध्यवर्ती क्रम और जल क्रम की, यानी जिराक
मैजिक और हाईटेक, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा कि वाहनों में पश्च दृश्य दर्पणों के रूप में कौन सा दर्पण उपयोग किया जाता है, उसे उत्तल दर्पण कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। ये क्या है, संश्लेषित अपमार्जक का जल स्नेही सिरा कौन सा होगा इनमें से? अगर आप इसे ध्यान से देखें, एक तो हो जाएगा SO3 और Na+, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। ये कह रहा है कौन सा हार्मोन है जो हृदय द्वारा स्रावित किया जाता है? देखो ये तो किए नहीं जाते हैं, होगा तो यही ATL नेट्रियूरेटिक फैक्टर, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। ये कह रहा है मनुष्य की कपाल में कितनी चेहरे की अस्थियाँ होती हैं, यानी जो आपके मुंह की कह रहा है, तो इसमें 14 होती है, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। इसे लास्ट में देख लेंगे। नेक्स्ट देखिएगा, ये कह रहा है कि नीचे दी धातुओं की अभिक्रियाशीलता के घटते हुए क्रम में कौन सा सही होगा? आप भी जानते होंगे जो सोडियम होता है वो ऊपर रहेगा, फिर उसके बाद जैसे दे रखे हैं इसमें सोडियम के बाद मैग्नीशियम होता है, फिर इसके नीचे फिर जिंक आता है, जिंक के नीचे आता है आयरन, तो ये क्रम देख लीजिएगा, सोडियम मैग्नीशियम जिंक आयरन, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। यानी सोडियम की ज़्यादा अभिक्रियाशीलता है, इसकी और इससे कम है, इसकी और इससे कम है, इस प्रकार है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, शुक्राणु का रेता नलिका से बाहर निकालना क्या कहलाता है? और रेता मतलब यहाँ पे क्या कह रहा है, सेमीटूनोल, ठीक है। तो ये कह रहा है नलिका से बाहर निकालना, इसे कहते हैं हम स्पर्मिएशन, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि ज्वाला के संदर्भ में क्षेत्रों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, यानी ज्वाला के बारे में। अगर आप इन सभी ऑप्शनों को पढ़ेंगे, हमें सही बताना है ना, तो हम ये कहेंगे सभी ऑप्शनों को पढ़ने के बाद कि जो ज्वाला का सबसे भारी क्षेत्र सबसे गर्म भाग होता है जो पूर्ण दहन होता है, ये बात सही है। नेक्स्ट देखिएगा, जब पृथ्वी की सतह से ऐसी ऊंचाई पर पृथ्वी का गुरुत्वीय प्रभाव के कारण त्वरण के मान में आंशिक परिवर्तन होता है, वो 2h/r होगा, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, ये कह रहा है कि निम्न में से कौन से माध्यम में ध्वनि तरंग की चाल सर्वाधिक होगी या सबसे ज़्यादा होती है, तो वो हो जाएगी कांच, क्यों जितनी ज़्यादा चीज़ ठोस होती है उसी में ज़्यादा होता है। नेक्स्ट देखिएगा, इसे भी हम लास्ट में करेंगे, ये दाब का है ना, P बराबर एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल होता है, तो उस आधार पर हो जाएगा ये। नेक्स्ट देखिएगा, कौन सा कथन इसमें से सत्य होगा? अगर आप सभी को देखें तो हम कहेंगे जो टॉबिन एल आल है ना, जो 1779 में इन्होंने वेस्टर्न ब्लॉटिंग तकनीक का समझाया था, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, और इसमें प्रकाश की 4 पूछी है, इसे भी हम लास्ट में ही करेंगे, ठीक है, इनमें टाइम लगता है करने में। कौन सा अम्ल क्षार का सूचक होगा? तो हल्दी है, लिटमस होता है, तो ये सभी होते हैं, ठीक है, या गुड़हल वगैरह बहुत सारी चीज़ें होती हैं प्राकृतिक जिनसे हम अम्ल क्षार का सूचक के रूप में उपयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि इनमें से कौन सा कथन विज्ञान की प्रकृति के बारे में सबसे उपयुक्त होगा? अगर आप देखें तो विज्ञान की प्रकृति एक सामाजिक है, सबसे बेस्ट ऑप्शन तो ये रहेगा कहना, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अलैंगिक जन्म से उत्पन्न संतति कौन सी होगी? तो हम ये कहेंगे आकार की आनुवंशिकी में समान होगी, 148 नंबर है। इसमें से सत्य कथन बताने हैं, ये कूट के आधार पर बताने हैं, ठीक है। तो हम ये कहेंगे, क्या कहेंगे कि इसमें से जो घरेलू मक्खी होती है इनके 100 के HBNG प्रकार का मुखांक होता है, ये बात सही। एक तितली में बिनाली प्रकार के मुखांक पाए जाते हैं, ये वाला कथन है, बाकी ये गलत है, ये गलत, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, ये कह रहा है कि भूरा कोयला जिसमें कार्बन अवयव 60 से लेकर 70% कम उच्च नमी तथा विद्युत उत्पन्न करने के लिए शक्ति यंत्रों में आता है, तो वो कौन सा होगा? भूरा कोयला का मतलब होता है लिग्नाइट, सबसे ज़्यादा इसमें प्रेस से कम पे ये सबसे खराब ही होता है। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अगर आप देखें इन सभी ऑप्शनों को पढ़ के, और ये कूट भी दे रखे हैं नीचे की साइड, हम ये कहेंगे, क्या कहेंगे कि जो भी सामान्य वायुमंडलीय परिस्थिति में शुष्क वर्ग सीधे ही गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाती है, एक तो ये सही है, ठीक है। और किसी भी पदार्थ के लिए गलन की जो गुप्त ऊष्मा की तुलना में वाष्पन की गुप्त ऊष्मा अधिक होती है, तो ये भी बात सही है। गलन से संबंधित यानी गलन की होती है ना, वो उसकी तुलना में वाष्पन की अधिक ऊष्मा होती है, ये बात सही है। ये गलत कथन था, ये अवस्था परिवर्तन होता है तो ताप परिवर्तन नहीं होता है, ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर इसका फिर हम ये कहें 2 और 4 किसमें, 2 और 4 ऑप्शन नंबर 2 में सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 93 नंबर है, इसमें पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाष्पोत्सर्जन कम करने हेतु मरुविद अनुकूलता नहीं है इसमें से, यानी जो आपके मरुस्थलीय पादप होते हैं या मरुविद, तो उनमें कौन सा इसमें से संबंधित नहीं है वो बताना है। अगर आप इन सभी ऑप्शनों को देखें तो हम ये कहें पर्ण की जो सतह पर केराटिन परत की उपस्थिति, तो ये वाला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, बाकी सभी सही थे। ये थे कितना प्रकाश संश्लेषण का कार्य संभालता है, जो भी रंध्र होते हैं उनकी गर्तों में रोमों की उपस्थिति होती है, पर्ण की सतह पर मोमीय परत उपस्थित होती है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं,
ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, यानी जो गलत है हमें वो चूज करना है। अगर आप देखें तो स्टोन का पीएच 7 से कम होता है, ये वाला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। बाकी सभी जैसे स्टोन है वो लाइसिन तथा आर्जिन में प्रचुर होता है, न्यूक्लियोसोम में स्टोन का अष्टक उपस्थित हुआ, डीएनए संवेष्टन में 5 प्रकार के स्टोन संबंधित होते हैं, तो ये वाला सही था। अब ये है कि जो भी प्राचीन काल में रेलवे ट्रैक की जो वेल्डिंग की जाती थी तो उसमें रासायनिक अभिक्रिया द्वारा करते थे, इसे थर्माइट प्रक्रम कहते थे। इस किसको? रासायनिक अभिक्रिया को। तो बताइए थर्माइट अभिक्रिया में एक धातु ऑक्साइड को दूसरे धातु के साथ विस्थापित कर देता है, तो कहीं ना कहीं ये अभिक्रिया है। आप अगर देखें हम ये कहेंगे, क्या कहेंगे कि जो एल्यूमिनियम है ना, एल्यूमिनियम वो आपको Fe है ना जो आयरन है, यानी एल्यूमिनियम आयरन को प्रतिस्थापित कर देती है। तो देख रहे होंगे, तो ये कहीं ना कहीं विस्थापन अभिक्रिया हो जाती है, एक विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण होती है। तो जो रेलवे में वेल्डिंग की जाती थी तो वो इसी रिएक्शन के थ्रू की जाती थी। इसमें से मोनेरा जगत का सदस्य नहीं है, तो देखिएगा जैसे हम बात करें नील अर्थ शैवाल, ये तो आपका होता है, माइकोप्लाज्मा भी हो जाएगा, मेथेनोजन भी हो जाएगा, लेकिन अब जो है ना अवपंक या इंग्लिश में कहेंगे स्लाइम मोल्ड, तो ये स्लाइम मोल्ड है, ये आपके मोनेरा जगत का भाग नहीं होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट देख लेते हैं। अब ये है कि 98 नंबर क्वेश्चन, नीचे दिए गए कूटों की सहायता से एक पुष्प के अत्यावश्यक भागों को बताइएगा, इसमें से कौन कौन से होंगे। अत्यावश्यक का मतलब है वो कंपलसरी हैं। देखिएगा एक तो होता है पुंकेसर, ठीक है, एक होता है स्त्रीकेसर, सही है ना ये, कि सहायक एक पुष्प के अरे सहायक पुष्प के भाग बताने हैं। ठीक है, तो सहायक पुष्प में एक आता है आपका कह सकते हैं स्त्रीकेसर हो जाएगा और पुंकेसर, सही है ना, तो यही राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, अगर आप देखें 99 नंबर है कि 60 किलोग्राम द्रव्यमान का एक व्यक्ति लिफ्ट के अंदर कमानीदार तुला पर खड़ा है, यदि लिफ्ट स्वतंत्र रूप से नीचे की ओर गिरती है तो कमानीदार तुला का पाठ्यांक हो जाएगा, तो वो 0 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 100 नंबर है, एक परमाणु की संरचना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। पूर्ण रूप से परमाणु एक उदासीन होता है। अच्छा, ये कूट के थ्रू करने हैं, चलो देख लेते हैं। तो ये बात तो सही है। परमाणु एक वैयक्तिक पृथक कण होता है, परमाणु एक वैयक्तिक पृथक कण होता है, यानी पृथक कण होता है, ये कह रहा है, तो ये वाला गलत हो जाएगा। बाकी परमाणु का सारा भार नाभिक में संकेंद्रित होता है, कहीं ना कहीं ये भी बात गलत है। सभी परमाणु अपनी आते यानी मूल अवस्था में स्थायी होते हैं, ये बात सही है। तो इसका मतलब हो गया कि इसका स्टेटमेंट नंबर 2 और 3 गलत थे और 1 और 4 सही थे। नेक्स्ट देखिए, ये कह रहा है कि इनमें से कौन सा कथन नोटो कार्ड संदर्भ में पूर्णतः गलत है या बाकी सभी 3 सही हैं, यानी इनमें से जो गलत है हमें वो चूज करना है। हम कहेंगे ये आपके जो क्वांटिटी में संपूर्ण जीवन काल में स्थायी रूप से नहीं पाई जाती, ये वाला स्टेटमेंट गलत है, बाकी सभी सही था। नेक्स्ट देख लेते हैं, ये कह रहा है एक विद्यालय की प्रयोगशाला की दुर्घटना के दौरान बहुत अधिक मात्रा में सोडियम हाइड्रोक्साइड फैल जाता है, तो फैले हुए क्षार उदासीनीकृत करने के लिए कौन सा पदार्थ अधिक में मिलाने पर उपयुक्त नहीं होगा, यानी इसमें से कौन सी चीज़ नहीं मिला सकते, तो वो नहीं मिला सकते हम सल्फ्यूरिक अम्ल, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। ये कह रहा है जीवाश्म ईंधन के जलने से नाइट्रोजन के कौन से ऑक्साइड उत्पन्न होते हैं। जीवाश्म ईंधन जलेगा तो उससे कौन कौन से ऑक्साइड उत्पन्न होंगे। अगर आप देखें ध्यान से तो हम ये कहेंगे, एक तो इसमें NO और एक NO2, ऑप्शन नंबर इसका 1 सही हो जाएगा। अगर परमाणु जिसमें 3 तो प्रोटॉन है 4 न्यूट्रॉन है, इसकी संयोजकता कितनी होगी, इसकी संयोजकता होगी वो आपकी 1 होगी, ऑप्शन नंबर कह सकते हैं 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, ये कह रहा है कि समुच्चय में कौन सी प्रघटनाएं ताप बढ़ने पर या ताप बढ़ाने पर बढ़ती हैं। देखिएगा हम ये कहेंगे, क्या कहेंगे कि वाष्पन और विसरण और गैसों का प्रसार, ये वाली चीज़ें जैसे जैसे हम ताप बढ़ाएंगे ना तो ये भी चीज़ें बढ़ती जाएंगी, नेक्स्ट जैसे वाष्पन हो गया, विसरण, गैसों का प्रसार। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा कि जब एक शुष्क प्रणाली में जब लेड नाइट्रेट क्रिस्टलों को तेजी से गर्म किया जाता है तो क्या होगा। तो हम ये कहेंगे कि जो भी एक पीला अवशेष बचता है, यानी ये रिएक्शन होती है तो लास्ट में ये चीज़ें बचती है, तो लेड नाइट्रेट क्रिस्टल तेजी से गर्म किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, और इसकी रिएक्शन भी है रासायनिक अभिक्रिया 10th क्लास में जो पहला चैप्टर है ना उसमें भी दी रखी है इसकी अभिक्रिया, और वहाँ पे ये भी बताया गया है इसे गर्म करेंगे तो क्या प्राप्त होगा। नेक्स्ट 112 नंबर क्वेश्चन है कि एथिल एल्कोहल के विकृतीकरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा समुच्चय काम में लेते हैं। अगर आप देखें
इसमें से काम लेंगे मेथिनॉल हो जाएगा, पिरिमिडीन हो जाएगा, कॉपर सल्फेट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। इसमें से हमें गलत कथन चूज करना है। अगर आप देखें, हम ये कहेंगे कि मानव के संतुलित आहार के लिए वसा एवं खनिज पदार्थ आवश्यक पोषक तत्व नहीं है, जबकि इन चीज़ों का भी इंक्लूड होता है संतुलित भोजन के लिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थितियों में एक पात्र में भरे हाइड्रोजन अणुओं की मध्य में दूरी में वृद्धि हो जाती है। तो ये दे रखे हैं स्टेटमेंट, और इसके आधार पर कूट के आधार पर आंसर देने हैं। हम ये कहेंगे, क्या कहेंगे कि पात्र में कुछ हाइड्रोजन गैस का रिसाव हो जाए और हाइड्रोजन गैस के पात्र का आयतन बढ़ाकर। तो ये दोनों स्टेटमेंट हैं, ये सही हो जाएंगे। बाकी बंद पात्र में तो नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर इसका 3 सही हो जाएगा। ये कह रहा है अंतर्वेशी विभेजोदक प्राथमिक विभेजोदक क्योंकि। अंतर्वेशी विभेजोदक हैं वो प्राथमिक विभेजोदक हैं क्योंकि। ठीक है, तो इसके रीजन दे रखे हैं। जब भी पादप के जीवन प्रारंभिक अवस्था में प्रकट होते हैं, वे पादप के प्राथमिक शरीर के निर्माण में योगदान करते हैं। तो इसमें से जो सही होगा वो दोनों ही सही हो जाएंगे। ये कह रहा है इनमें से कौन सा एक अम्लीय लवण नहीं है। अगर आप देखें तो अम्लीय लवण नहीं है, ये कह रहा है, तो वो हो जाएगा फॉस्फोरिक अम्ल। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, क्योंकि ये अम्लीय लवण नहीं बनाता है, ऐसे कह रहा था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट देख लेते हैं कि दांत एनेबल में उपस्थित कैल्शियम फॉस्फेट की प्रकृति कैसी होती है। तो वो हो जाएगी आपकी क्षारीय प्रकृति हो जाएगी। नेक्स्ट देख लेते हैं कि रुधिर वाहिकाओं का अंत स्तर होता है वो किस प्रकार की उपकला ऊतक से बना होता है। तो ये बना होता है आपके कह सकते हैं सेल की उपकला ऊतक से। नेक्स्ट देख लेते हैं, ये कह रहा है कि खाद्य पदार्थ एवं पादप भाग जिनसे वे प्राप्त होते हैं, जो इसमें से वो गलत है वो चीज़ बतानी है हमें। जैसे हम बात करें, चाय हमें प्राप्त होती है पत्ती से। ठीक है, ये बात सही है। हल्दी हमें तनी से प्राप्त होता है, तो हमें ये भी गलत हो जाएगा कि सही है, ये सही है। ठीक है, वो गेहूँ है उससे फल प्राप्त होता है। अदरक है ये जड़ नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। ये कह रहा है हरी खाद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और जो गलत कथन है वो चूज करना है इन तीनों में, और ये कोड दे रखे हैं। अगर आप देखें जैसे कि हरी खाद में कार्बन पदार्थ पोषक की प्रचुरता होती है, तो ये बात सही है। हरी खाद का उपयोग प्राथमिक रूप से मृदा को फॉस्फोरस से संपन्न करने हेतु किया जाता है, ये स्टेटमेंट गलत है। बाकी हरी खाद अविघटित पदार्थ यानी अविघटित पादप पदार्थ है, तो ठीक है, ये भी हो जाएगा। हरी खाद जो खाद है, ठीक है, एक अविघटित पादप पदार्थ है, तो ये बात सही है। और एक ये है, तो ऑप्शन नंबर इसका फिर 2 गलत है, तो ऑप्शन नंबर 4 में दे रखा है। ठीक है, नेक्स्ट देख लीजिएगा, कौन सी द्रव्य की अवस्था मानी जाती है। एक तो प्लाज्मा मानी जाएगी, ठीक है, और कौन सी मानी जाएगी, और आपकी BEC बॉस आइंस्टीन ये वाली। तो 1 और 3, 1 3 किस्म है, ऑप्शन नंबर कह सकते हैं 3 में ही हो जाएगी। ये मज्जा कोशिकाओं को बनाए रखने वाली कोशिकाएं कौन सी होती हैं, यानी जो मज्जा कोशिकाएं होती हैं इन्हें कौन बनाए रखती हैं, तो ये संबंधित हो जाएगी ऑस्टियोसाइट्स। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, ऐसे छोड़ देते हैं। चलो इसे देख लेते हैं, ये अच्छा क्वेश्चन है। जो एक्स किरणें होती है ना, वो 1 एंगस्ट्रम से मिलान करेंगी। दृश्य प्रकाश है वो संबंधित हो जाएगा आपके 5000 एंगस्ट्रम से। परावैंगनी विकिरणें होती हैं ये आपके 2000 एंगस्ट्रम से। अवरक्त किरणें ये 10,000 एंगस्ट्रम से। तो ऑप्शन नंबर पर एक ही सही है क्या, पहले का ए, दूसरे का सी सही है, पहला ही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, भूकंप पैदा करने के लिए जिम्मेदार पृथ्वी का भाग क्या कौन सा होगा इनमें से। अगर आप देखें तो इसमें से चाहे पृथ्वी का पृष्ठ भाग हो जो क्रस्ट बोलते हैं, और उस क्रस्ट में ही मेटल कह सकते हैं ये परत होती हैं, तो उसमें ये दोनों ही कारण हो जाएंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 और 2 हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिएगा कि कथन दे रखा है कि वर्गीकरण जाति स्पीसीज एक अपरिवर्तनीय इकाई है, और कारण दे रखा है जाति समय के साथ परिवर्तित नहीं होती है।
अगर आप देखें तो हम ये कहेंगे दोनों ही ये स्टेटमेंट गलत हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, कौन सी जीवित कोशिका भित्ति पर छिद्र पाए जाते हैं। जीवित की बात कर रहा है ये, तो ये पाए जाते हैं आपकी चालनी कोशिका होती है, ये सीव सेल्स बोलते हैं, जो आपके प्लांट्स में पाई जाती हैं। नेक्स्ट देखिएगा, ये कार्बन के यौगिकों के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। ये 4 कथन है और ये आपके कोड दे रखे हैं। देखिएगा इसमें से गलत बताना है। तो देखिए अधिकांश कार्बन यौगिक विद्युत के सुचालक होते हैं, ये गलत है, क्योंकि कुछ चालक होते हैं, ये सुचालक नहीं होते। अधिकांश कार्बन यौगिक में आयनिक बंध होते हैं, ये भी गलत है, आयनिक बंध थोड़ी होते हैं इसमें। और कार्बन यौगिक में अणु के मध्य आकर्षण बल प्रबल नहीं होता, ये बात सही है। मेथेनॉल एसिटिक अम्ल और एसीटोन कार्बन यौगिक है, ये बात सही है। ये तो सही है, हमें बतानी थी गलत, सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, इसमें से हमें गलत कथन चूज करना है। तो देखिएगा ये कह रहे हैं कि उपभोक्ता स्तर पर ऊर्जा का संग्रह द्वितीय उत्पादकता कहलाता है, ये बात सही है। किसी पारितंत्र में अधिकतम ऊर्जा संग्रह उत्पादक स्तर पर होती है, ये भी बात सही है। और जो इकोसिस्टम या पारितंत्र शब्द ओडम के द्वारा दिया गया था, ये वाला गलत है। स्वपोषी में जिस गति से कार्बन अणुओं का निर्माण होता है उसे सकल प्राथमिक उत्पादक कहते हैं। अगर बात की जाए कि पारितंत्र या इकोसिस्टम शब्द दिया किसने था, ओडम ने नहीं दिया था, ये ऑर्थर ने दिया था। ठीक है, जिसे हम ऑर्थर टेंसले बोल देते हैं या ई टेंसले भी बोल देते हैं। ठीक है, तो इस वजह से ये गलत होगा। नेक्स्ट देखिए, इसमें से कौन सा सम्मिलित नहीं है। कंट्रा है वो या टेंडन बोलते हैं, ये संयोजी ऊतक, चिकनी पेशियाँ वो अनैच्छिक पेशियाँ। हमें क्या होता है ना, गलत बताना है ना। तो ये हो जाएगी आपकी संबंधित, जैसे लाल पेशी कोशिका मायोग्लोबिन है, तो जो ट्रोपोनिन है वो तंतु की प्रोटीन है, ये कहना गलत होगा। ये तीनों सही थे, टेंडन है संयोजी ऊतक है, चिकन अनैच्छिक हो जाएगी, लाल पेशी मायोग्लोबिन से संबंधित हो जाएगी। देखिएगा कि डाल्टन का परमाणु सिद्धांत सफलतापूर्वक समझाता है, तो ये समझाता है, इसमें विकल्प भी दे रखे हैं, साथ ही साथ कोड भी दे रखे हैं नीचे। तो देखिएगा द्रव्यमान संरक्षण का नियम ये भी बताता है, स्थिर अनुपात का नियम ये भी बताता है, गुणित अनुपात का नियम ये भी बताते हैं, लेकिन रेडियो सक्रियता यानी रेडियो सक्रियता की बात नहीं करते हैं। तो इस वजह से इसका ऑप्शन नंबर 1, 2, 4 ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, कॉपर के विद्युत अपघटनी शोधन में एनोड पंख के रूप में निम्नलिखित में से कौन सी धातु उपस्थित होती है। कॉपर के विद्युत अपघटन में शोधन में एनोड पर, ठीक है, एनोड पर संबंधित हो जाएगी। तो ये हो जाएगी आपकी सोना। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा कि कौन सी फसल है दोमट्टी मृदा के लिए उपयुक्त नहीं। दोमट्टी का मतलब यहाँ पे क्या दे रखा है, सुइटेबल फॉर लोमी सॉइल की बात कर रहा है, इसे दोमटी मृदा बोलते हैं, दुमटी नहीं दोमटी। तो इसके लिए उपयुक्त नहीं होगी, कौन सी फसल नहीं होगी उपयुक्त। तो इसमें है जो धान है ना, ये नहीं उपयुक्त होगी, क्योंकि धान है मोस्टली जो चिकनी मिट्टी होती है ना, वहाँ की बात की जाती है। ठीक है, तो इस वजह से। बाकी नेक्स्ट देख लेते हैं, बेकिंग सोडा और सोडा एस यौगिकों का तत्व ओवेनिस्ट नहीं है। तो देखिएगा इसमें से जो हाइड्रोजन है वो ओवेनिस्ट नहीं होगी, बाकी ऑक्सीजन, सोडियम, कार्बन, ये चीज़ें दोनों में पाई जाती हैं। ये कह रहा है कि किस ग्रह के सबसे अधिक उपग्रह हैं, तो वो एकमात्र बृहस्पति है जिसके सर्वाधिक उपग्रह माने जाते हैं। लेकिन आप वर्तमान की बात करें तो शनि भी माना जाता है। ठीक है, तो मोस्टली तो हम बृहस्पति पढ़ते हैं, अगर ये शनि नहीं होता तो यही राइट आंसर होता, लेकिन शनि के भी वर्तमान में देखें तो ये भी सर्वाधिक है इसके। तो इस वजह से ये दोनों ये देख लीजिएगा अपने हिसाब से, आप गूगल कर लेना। चलो इसे छोड़ देते हैं। नेक्स्ट देखिए, ऐसे सूक्ष्मजीव जलीय प्राणी जिनमें गमनीय योग्यता नहीं होती हैं तथा पानी के प्रवाह के साथ बहते रहते हैं, उन्हें क्या कहते हैं। अगर देखा जाए तो उनके लिए शब्द यूज किया जाता है प्लवक यानी प्लैंकटन। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, ये कह रहा है साबुन के जो बुलबुले होती हैं, एक बहुत पतली पारदर्शी फिल्म, मोटाई है 0, श्वेत प्रकाश के परावर्तन के अधीन देखी जाती है, तब इस फिल्म का कलर कैसा होगा, ये पूछ रहा है ये। तो इसका कलर काला हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, ये कह रहा है कि कौन सा गुण है जो कौन सा गुण यौगिक की व्याख्या नहीं करता है। अगर आप देखें इनमें से तो हम ये कहेंगे कि इसे द्रव्यमान की किसी भी अनुपात में मिलाकर बनाया जा सकता है यौगिक का, ये वाला कहना गलत होगा। बाकी यौगिक के बारे में ये सही है, भौतिक प्रक्रियाओं के द्वारा इसके अवयवों को पृथक नहीं किया जा सकता, दो से अधिक तत्वों से मिलकर बना होता है और ये एक शुद्ध पदार्थ होता है। ठीक है, तो इस प्रकार ये तीनों कथन सही थे और जो 4 नंबर का था वो गलत था। अब आपको ये स्टेटमेंट दे रखा है कि कोई रासायनिक पदार्थ X है और Y आपस में संयुक्त होकर P उत्पाद बनाते हैं, जिसमें से X, Y दोनों ये हैं
और सामान्य रासायनिक अभिक्रिया में x तथा y सरल पदार्थ नहीं तोड़ा जा सकता है। x और y तथा p के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही होगा। जैसे p एक यौगिक है या x y यौगिक है, एक तत्व है, p का निश्चित कह सकते हैं संगठन है, इसमें से कौन सा कथन सही होगा। अच्छा क्वेश्चन बनाया ये। हम ये कहेंगे, क्या कहेंगे कि p एक यौगिक है, ये बात सही हो जाएगी। x और y एक तत्व, ये भी बात सही है। p का एक निश्चित संगठन होता है। तो इस प्रकार 1, 3 और 4 दो ऑप्शन दे रखा है ना, 2 नंबर का कथन ये गलत हो जाएगा। 1, 3 और 4 यानी ऑप्शन नंबर इसका 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, ये कह रहा है कि मुख्यतः रबी की फसल नहीं है। रबी की में देखो चना की फसल भी आती है, सरसों की भी आती है और मटर भी आती है। मूंगफली है, ये खरीफ की फसल में चली जाएगी। तो इस वजह से ऑप्शन नंबर इसका 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी पारिस्थितिकी जल के वाष्पन को बढ़ाती है। अगर आप देखें, अगर आप जनरली भी देखें ना, जैसे पृष्ठीय क्षेत्रफल में वृद्धि करना और ताप में वृद्धि, ये दोनों ही काम होंगे जल के वाष्पन को बढ़ाएंगे। प्लाज्मा झिल्ली के तरल मौजक मॉडल में क्या तरल मौजक मॉडल है वो किससे संबंधित है, ये बताना है। हम ये कहेंगे ये फॉस्फोलिपिड के जो द्विस्तर बनाते हैं जो एक तरलता प्रदान करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, कौन सा प्रक्रम है जो ऊष्मा के निर्गमित करता है, यानी निर्गमित करता है मतलब है हीट रिलीज करता है, यानी एक तरह से ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हो जाएगी तरह से। तो इसमें से बताइए, जैसे संघनन है तो इसमें तो ऊष्मा का ग्रहण किया जाता है। वाष्पन है तो इसमें भी ऊष्मा का ग्रहण किया जाता है। हिमन है यानी जमुना, तो जमुना हो जाएगा आपका जमने में क्या है, इसमें हीट रिलीज होगी, ठीक है। और बाकी गलना गलेगा, तो इसमें गलेगा तो ऊष्मा लेकर गलेगा, तो ठीक है। तो ये फिर हो जाएगा ये भी नहीं होगा। तो इसमें हमने एक गलती की है कहीं, एक तो हिमन वाला है ये तो सही है, रिलीज करेगा हीट, और एक संग्रहण है ना, ये भी हीट प्रदर्शित करेगा। तो 1 और 3 ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अगर देखें क्वेश्चन नंबर 150 आए यानी 150 नंबर कि भारत सर्वाधिक किसका होगा, तो आप इससे कर लेना मोल बराबर ग्राम अपॉन मास, ठीक है। जैसे कि इसमें 2 नंबर है ना, कैल्शियम कार्बोनेट के 2 मोल है, तो यहाँ पर 2 मोल रखना, यहाँ पे ग्राम रखना, यानी एक तरह से भारी है जी, ठीक है। और कैल्शियम कार्बोनेट का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, जैसे कैल्शियम है 20 यानी ये हो जाएगा 40 इसका द्रव्यमान। फिर इसमें साथ ही साथ कार्बन है तो इसका 12, 40 12 जोड़ लेंगे। और O3 है तो इसका मतलब 8 दूनी 16 होता है, 16 3 48 होगा। अब इसे जोड़ेंगे तो 10 और 9 1 10 100 आ जाएगा, यानी हम इसमें 100 का भाग देंगे, ठीक है। अब भाग देंगे तो अब एक्चुअल में होगा कि इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये 200 आएगा। अब 200 क्या आया, बाहर आया, ठीक है। तो ये सर्वाधिक बाहर होगा, बाकी औरों का भी निकाल के देख लेना आप, ठीक है। तो ये इससे कम ही आएंगे सभी के, जैसे मैं निकाल के दिखाऊँ इसे देखिएगा। 2 मोल बराबर जी यानी 12 और CO2 का परमाणु द्रव्यमान कितना होगा, देखो कार्बन है 12 इसका हो जाएगा, 16 दूनी 32 ऑक्सीजन का, तो इसे जोड़ेंगे तो कितना आएगा 44 आएगा। तो 44 जी का मान निकालेंगे, जी बराबर 88। तो हम ये कहेंगे ये 200 से कम ही है, ठीक है, ये भी नहीं होगा। अब देखिए H2O की बात करें तो हम ऐसे कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि 10 मोल बराबर भार बट्टे H2O का कितना होता है 18 होता है शायद, क्योंकि H का होता है परमाणु द्रव्यमान 1 और ऑक्सीजन का हो जाएगा 8 दूनी 16, 16 1 17 नहीं, हाइड्रोजन के 17 को 18 होगा, ऑक्सीजन का 18 होता है। H2O क्योंकि 2 ऑक्सीजन है, परमाणु क्रमांक तो इसका एक ही होता है, एक का द्रव्यमान एक ही हो जाता है, लेकिन 2 है तो इस वजह से 16 में 2 जोड़ेगा, यानी ऑक्सीजन का 16 आ गया था द्रव्यमान, उसमें 2 हाइड्रोजन के जोड़ दिए तो 18। अगर हम जी का मान निकालें तो ये 180 हो जाएगा। अब भी 200 से कम है, एक और बचा है सुक्रोज। अब इसे भी देख लीजिएगा, एक बार मैं इसे प्राप्त कर दूँ, नीचे की साइड करना पड़ेगा क्योंकि इसमें ज़्यादा ही एलिमेंट दे रखे हैं। अब देखते चलिएगा, जैसे C12 है, H22 है, O11 है। देखो कार्बन का होगा 6 दूनी 12 यानी 12 का गुणा आप 12 से करेंगे तो 144 हो जाएगा, ठीक है। फिर है H22, H का 1 1 हो जाता है तो ये 22 यानी 1 का गुणा 22 से करेंगे तो निश्चित तौर से ये 22 ही आएगा, ठीक है। बाकी है ऑक्सीजन 16 और 16 का गुणा करेंगे 11 से, 11 6 66 और 6 और 11 और 6 17 176। अगर आप इन्हें जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका
6 तो नहीं पा रहा, 1 और 9 4 13, 1 14 4, 1 और 1 2 और 1 3, यानी 342 आया। अब ये 342 आया ना, अब फिर जी बराबर कितना हो जाएगा, इसके 2 मोल तो दे रखे थे, वो 0.2 मोल। तो यहाँ पे मैंने कहा रखा था ये, अभी चलो इधर रख लेते हैं। मोल बराबर होता है जी बराबर मास, तो इसका मास निकल के आया था हमें अभी 342, तो ये 342 तो रख दिया नीचे, ठीक है। मोल की वैल्यू दे रखी है 0.2, तो यहाँ पे 0.2 रखी और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो जी का मान निकल के आएगा, ये 1 पॉइंट लग जाएगा, आप भी जानते हैं क्रॉस इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 पॉइंट बाद अब इससे 2 का गुणा कर लीजिएगा, 2 8 सॉरी 4 8 और 6 68.4 आएगा, ये सबसे कम ही आया ये तो हमने बताया ना कि जो आपका इसमें से राइट आंसर होगा वो 2 नंबर ऑप्शन होगा, इसी का सबसे ज़्यादा बाहर निकल के आया था। बाकी यहाँ पे इसे जानते होंगे 9th क्लास में, पता 10th में दे रखा है, जिसमें आड़ू बार निकालना वगैरह वो सभी चीज़ें इसी के अंडर में आती हैं। हालांकि इसका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ये आपका जो क्वेश्चन पेपर है ये एचटेट 2018 का क्वेश्चन पेपर है, ठीक है। तो इसमें पर्टिकुलर साइंस से किस प्रकार बने हैं क्वेश्चन वो देखते हैं। जैसे 91 नंबर है, ये कह रहा है इनमें से कौन सा युग्म है जो मानव के अवशेषी अंगों का है। तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं, अगर इन सभी ऑप्शनों को ध्यान से देखें, एक तो कर्णपाली पेशियाँ होती हैं, ठीक है, तो और आपके अनुत्तरिक, तो ऑप्शन नंबर इसका कह सकते हैं 1 सही हो जाएगा। 92 नंबर क्वेश्चन है, सीएनजी दे रखा है, डीजल और पेट्रोल, इन तीनों में बताइए कि कार्बन परमाणुओं की संख्या का सही क्रम क्या होगा। तो आप भी जानते होंगे ये क्वेश्चन कई बार पूछ लिया है, जिसमें आपका जो कह सकते हैं डीजल होता है, इसमें कार्बन 16 से लेकर और ये 30 तक होता है, तो सर्वाधिक इसी में होगा, फिर उससे कम होगा आपके पेट्रोल में, फिर सीएनजी में। इस प्रकार इसका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है, यानी शायद ये 2016 का पेपर हुआ था स्टेट का, उसी में पूछा था। जैसे कि जो हम इसमें बहुलक दे रखा है, एकलक इकाइयाँ दे रखी हैं, तो देखिएगा आइसोप्रीन है, ये आपकी प्राकृतिक रबड़ हो जाएगा, यानी इसकी प्राकृतिक रबड़ का एकलक इकाई आइसोप्रीन हो जाएगी। तो हम देखेंगे सी का सेकंड कौन है, ये 2 दे रखे हैं, लेकिन और भी देख लेते हैं। जैसे कि एक्रिलोनाइट्राइल है, तो इसे बोलते हैं हम PAN, ठीक है। तो ये डी का मिल जाएगा फर्स्ट से, डी का फर्स्ट, यानी ऑप्शन नंबर पे 4 सही हो जाएगा। बाकी 2 मत मिलाइए, क्योंकि जो जानते हैं उन्हें भी लगा देंगे तो भी आंसर हो जाता है। क्यों, जो बाकी बचे जैसे क्लोरोएथिन है, ये एकलक इकाई किसकी हो जाएगी, ये आपकी PVC की हो जाएगी। बाकी कैप्रोलैक्टम बचा है वो हो जाएगा नायलॉन 6 से। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। इसे छोड़ देते हैं, क्योंकि जो 11th-12th के ना उन क्वेश्चनों को हम छोड़ते चलते हैं। नेक्स्ट देखिएगा कि निम्न में से कौन सा या कौन से तरीके हैं जो खाद्य पदार्थों के ऑक्सीकरण को रोकने में उपयोगी होते हैं। अगर आप देखें इन्हें, जैसे कि ऑक्सीकरण प्रतिरोधी, यानी जैसे प्रतिऑक्सीकारक कहेंगे, पदार्थों का उपयोग करना चाहिए, ये बात सही है। वायु रोधक डिब्बों में पैक करना चाहिए, बिल्कुल सही है। अक्रिय गैस से युक्त जो प्लस बैग होते हैं उनका उपयोग करना चाहिए, और बफर बेलन का उपयोग करना चाहिए, ये इससे कोई संबंध नहीं। ये तीनों सही है, ABC, यानी 1 2 3 1 2 3, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, ये कह रहा है कि 2 हीटर हैं, जैसे कि 200 वोल्टेज और 300 वाट का, और एक 200 वोल्टेज 600 वाट अंकित है। तो हीटर को जो भी है उसे श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, और जो संयोजन 200 वोल्टेज वाला है ना, तो दिष्ट धारा शुरू से जुड़ा गया है। तो निम्न में से कौन सा चयन सही होगा। हम ये कहेंगे जो आपका 300 वाट के हीटर से अधिक उत्पन्न होगी, तो ऑप्शन नंबर इसका 3 सही हो जाएगा। इसमें से पुष्प के अनिवार्य चक्र कौन से होते हैं। हम जानते हैं, एक तो पवंग होता है जिसे नर कहते हैं, जायांग होता है ये स्त्री से संबंधित होता है, यानी तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा C और D, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिएगा, 99 नंबर है। इसमें आपको एक तरफ मिश्र धातु दे रखे हैं और आपके घटक बताने, जैसे पीतल है ये आपकी संबंधित हो जाएगी कॉपर और जिंक से, और कांसा हो जाएगा कॉपर और टिन से। ड्यूरेल्यूमिनियम है ये संबंधित हो जाएगी एल्यूमिनियम, कॉपर, मैग्नीशियम और मैग्नीज से। और बाकी मैग्नीशियम है ये संबंधित एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम से संबंधित हो जाएगा। तो इस प्रकार पहले का चौथा और दूसरी का पहला, पहले का चौथा ये दोनों में ही सेम है। फिर आगे चलते हैं, ड्यूरेमुलेन है ये, या ड्यूरेलुमिन है ये आपका संबंधित हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन से, तो ऑप्शन नंबर फिर 2 सही हो जाएगा। ठीक है, आगे फिर जो भी लास्ट बचता है मैग ले लिए, ये संबंधित एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम, यानी 3 नंबर ऑप्शन से संबंधित हो जाएगा कूट से। तो इस प्रकार इसका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, वह योगी जिसमें धनायन ऋणायन के साथ है सम इलेक्ट्रॉनिक होते हैं उसे बोलेंगे K2S। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 से ये है कि मेढक के हृदय में उपस्थित रेपेसी तंतुओं की बनी होती है, इन तंतुओं को कहते हैं, तो इन्हें हम क्या कहेंगे, इन्हें पुरकिंजी तंतु कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा,
103 नंबर क्वेश्चन है, जो मलेरिया के दौरान मच्छर द्वारा रुधिर में छोड़ा जाने वाला उत्पाद जिससे सिहरन और तथा ज्वर होता है। सिहरन का मतलब चिल होता है और ज्वर का मतलब फीवर हो जाएगा। तो ये आपकी हीमोजॉइन है ना, ये उस अवस्था से संबंधित हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, वनोन्मूलन के फलस्वरूप नहीं होता है। तो जब भूमि जल स्तर में वृद्धि करना, ये आपके वनोन्मूलन से संबंधित नहीं होगा। नेक्स्ट देखिएगा 105 नंबर, स्पर्मेटोड या स्पर्मेटिड बोलते हैं, स्पर्म में रूपांतर होता है। तो हम जानते हैं क्या होता है कि जो आपकी प्रोसेस होगी ये इसे बोलेंगे स्पर्मियोजेनेसिस प्रक्रिया द्वारा। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट देखते हैं, इसे छोड़ देते हैं। नेक्स्ट देखिएगा 107 नंबर क्वेश्चन के तर्कों के विपरीत ध्रुवों की सूक्ष्म नलिकाएं अर्ध या अर्धसूत्र के गतियों में जुड़ती हैं। तो ये कौन सी जो अवस्था है उससे संबंधित है, यानी जो तर्कों के विपरीत ध्रुवों की सूक्ष्म नलिकाएं अर्धसूत्र के गति के बिंदुओं से मिलती है। तो ये अवस्था होती है आपकी मेटाफेज सेकंड के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है कि निम्नलिखित में से जो मरुद्भिद यानी जीरो फाइट होते हैं उनके लिए अनुकूलन नहीं है, यानी जीरो फाइट की एक विशेषता नहीं है। अगर आप इन सभी ऑप्शनों को पढ़ेंगे तो इसमें से 4 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। तने में वायु तकीय कोशिकाओं की उपस्थिति होती है, जिसे ये शायद जो जलीय पादप होते हैं ना, उनकी विशेषता होती है, ना कि ये मरुद्भिद यानी जो जीरो फाइट होते हैं उनकी। भाई जीरो फाइट की ये विशेषता होती है कि जो इनका वलकोट होता है तनी में, तो उसमें हरित मृदु तक पाया जाता है, जैसे हम कहते हैं कोलन कायमा, ठीक है। और ये तनी के जो अधस्थ त्वचा होती है उसमें द्रव तक की उपस्थिति होती है, जैसे स्क्लेरोकाइमा बोलते हैं। पादप की वायु विभाग में मोमी परत की उपस्थिति होती है। तो ये तीनों तो सही थे, गलत हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट देखिएगा, इसमें से बताइएगा निम्न में से कौन घर्षण द्वारा आसानी से आवेशित नहीं किया जा सकता। अगर आप देखें तो ये तांबे की छड़ें है, इसे नहीं किया जा सकता, बाकी सभी को कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो गया। ये कह रहा 20 अमीनो अम्लों के संश्लेषण हेतु कौन सा प्रभावी कोडन होगा। 20 अमीनो अम्लों के लिए होगा 61। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 112 नंबर है, कथन एवं कारण को पढ़कर सही विकल्प। कथन ये दे रखा है, कारण ये कि ड्रोन जो मधुमक्खियाँ होती हैं के अलावा मधुमक्खी के छत्ते के सभी सदस्य होते हैं वो द्विगुणित होते हैं, यानी 2n होते हैं। ये बात तो सही है। ड्रोन्स अनिषेकी जनन द्वारा उत्पन्न होते हैं, यानी जिसे पार्थेजेनोसिस बोलते हैं। तो ये भी बात सही है, क्योंकि ये अनिषेक जनन होता है उसी के थ्रू उत्पन्न होते हैं ड्रोन, ठीक है। तो ओवरऑल देखा जाए तो ये दोनों सही हैं, लेकिन इसका ये व्याख्या नहीं कर रहा है कि या इसके बारे में सही नहीं बता पा रहा है। तो ये दोनों चीज़ें अलग अलग है, लेकिन दोनों सही हैं, यानी दोनों सत्य हैं। लेकिन जो आपका ब है यानी जो कारण है वो ई का स्पष्टीकरण सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, ये कह रहा है एक पूर्ण चंद्र से अगले पूर्ण चंद्र के मध्य में समय अंतराल कितना होता है। तो वो 29 दिन से थोड़ा सा ज़्यादा होता है। इसमें से कौन सा योगदान इसका किसका योगदान है जो प्रकाश रासायनिक कोहरे के निर्माण में नहीं होता है। तो जो आपको कह सकते हैं नाइट्रोजन ऑक्साइड होता है, ओजोन होती है, लेकिन SO2 नहीं होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका 2 सही हो जाएगा। बाकी ये भी वाष्पशील कार्बन के यौगिक होते हैं, ये भी कोहरे बनाने में सहयोग करते हैं। जो नहीं करेगा SO2 हो जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में से किस पादप के बीजों का प्रकीर्णन वायु द्वारा नहीं होता है। अगर आप देखें तो इसमें से नारियल का नहीं होगा, बाकी कैरोट्रोपिस, कपास और सहजन जैसे मोरिंगा बोलते हैं, इनका सभी का होता है। 116 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा है चांदी के धूमिल होने के लिए उत्तरदायी होता है। वो होता है सिल्वर डाई सल्फाइड। ऑप्शन नंबर इसका 2 सही हो जाएगा, Ag2S बोल देंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, सेलुलोज से प्राप्त कपड़े कौन से होते हैं। एक तो सूती होता है, एक रेयन होता है। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। सामान्य लवण होता है जिसे हम नमक बोलते हैं, NaCl है, इसके बारे में बताइएगा कौन सा सही है। तो आप देखेंगे इसमें से संरक्षक के रूप में काम आता है, ये बात सही है। और इसमें द्रवित अवस्था में विद्युत अपकरण होता है, जिसमें Na सोडियम और जो क्लोराइड होते हैं गैस के उत्पादन में काम आता है, ये बात सही है। बाकी ये कास्टिक सोडा के निर्माण में भी सहायक होता है। और जो सॉल्वे प्रक्रम होता है खाने का सोडा एवं धुलाई के सोडा निर्माण काम करता है, यानी ये सभी कथन है ना वो सही है। नेक्स्ट देखिएगा, कौन सा शक्ति संयंत्र पृथ्वी के गुरुत्व के आधार पर कार्य करता है। तो वो करेगा जल विद्युत। ऑप्शन नंबर इसका 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा, अगर कोई एल्कीन है वो HBr से क्रिया करने पर जो परऑक्साइड की उपस्थिति व अनुपस्थिति में समान उत्पाद देगी, तो वो ब्यूटीन 2 देगी। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। डेटॉल के प्रतिरोधी गुण का कारण क्या होता है। इसका होता है ये हो जाएगा सेकंड नंबर, क्लोरोजैलिनोन है ना, ये संबंधित हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। ये कह रहा है कि किस माध्यम में ध्वनि की चाल अधिकतम होती है। तो जो जितना ठोस होगा, ठोस तो इसमें स्टील सर्वाधिक है, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा।
हालांकि ठोस तो एल्यूमिनियम तांबा भी है, लेकिन ये है कि स्टील में ज़्यादा ध्वनि की चालकता होती है, पर क्रम होता है ये, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका 3 सही हो जाएगा। इसे हम छोड़ देते हैं। हालांकि देखा जाए तो जब व्यक्ति का वास्तविक भार है mg और एक लिफ्ट में एक समान रूप से ऊपर की ओर गतिशील है, तो व्यक्ति को जो लिफ्ट है में भार प्रतीत होगा तो वो mg होगा केवल, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, ये कह रहा है कि एक तरफ तो रासायनिक पदार्थ है, उनके अनुप्रयोग हैं, यानी जिनका उपयोग है बताइए। व्यंजक चूर्ण का उपयोग किया जाता है व्यंजित करने के लिए। खाने का सोडा है, इसका उपयोग किया जाता है। खाने का सोडा होता है ये करीबन क्षारीय होता है एक तरह से, तो ये जो है ना अम्लरोधी एंटासिड का काम करेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा। कपड़े धोने का सोडा है, इसका काम होता है कांच बनाने में, और बाकी जो प्लास्टिक और पेरिस होती है ये सम्मिलित होती है खिलौना बनाने में, और जो भी जब हाथ पैर टूट जाता है तो प्लास्टर होता है, तो वो इसी प्लास्टर ऑफ पेरिस का बना होता है। तो इस प्रकार देख लीजिएगा जो भी सही होगा इसमें हो जाएगा आपका, अगर सभी ऑप्शनों को मिलाएंगे तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, इनमें से ऊष्माक्षेपी प्रकम है, इसे बोल देंगे एक्सोथर्मिक, यानी जिसमें ऊष्मा निकलती है। तो एक तो जल और बिना बुझे हुए चूर्ण के मध्य अभिक्रिया कराना, तो इससे तो निकलेगी, और एक अम्ल का तनुकरण करेंगे, इससे निकलेगी। बाकी बर्फ का पिघलना और जल का वाष्पन, इन दोनों में तो ऊष्मा शोषी अभिक्रिया होती है, ठीक है। तो 1 और 4 ऑप्शन नंबर 3 में सही है। क्वेश्चन नंबर है, द्रवों के शोधन के लिए प्रभावी आसवन की विधि का प्रयोग किया जाता है, कब किया जाता है? हम ये कहेंगे जब किया जाता है जब उनके क्वथनांकों में 25 डिग्री सेंटीग्रेड से कम तापमान का अंतर हो। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। एक 1,2 ब्यूटाडाइन में होते हैं, तो sp, sp2 और sp3 संकृत कार्बन परमाणु होते हैं, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, ये कह रहा है कि इनमें से कौन सा युग्म है जो CBr बंध के विषमांश बंध विदलन में 1 डिग्री कार्बोनियन आयन देता है? तो इनमें से देगा वो संबंधित हो जाएगा, एक तो नियोपेंटाइल ब्रोमाइड और आइसोब्यूटोल ब्रोमाइड, ऑप्शन नंबर 3 सही है। इनमें से कौन सा एक कार्बोहाइड्रेट नहीं है? देखिए सेलुलोज में पाया जाता है, स्टार्च हो गया, लैक्टोज, ये तो सभी होते हैं कार्बोहाइड्रेट के भाग, लेकिन स्टीविया नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। इनमें से बताइएगा, एक अभिक्रिया X है और ये इसके उत्प्रेरक हैं, और ये ZnHg या HCl अपचाय के साथ निम्नलिखित बनाना संभव नहीं होगा। तो इसमें से संभव नहीं होगा बनाना, वो हो जाएगा आपका प्रोपीन। नेक्स्ट देखिएगा, कथन दे रखा है और कारण बताइएगा, इनमें से कौन सा सही होगा? तो हम ये कहेंगे दीमक एवं चींटियां सामाजिक कीट है, ये बात सही है। दोनों ही अपने घोंसले में कवक खाने के लिए कवक बाग बनाते हैं, तो ये दोनों सही कथन है, यानी ये भी दोनों सही हैं, लेकिन जो ब है वो एक स्पष्टीकरण कारण नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। पादप शरीर के जल की हानियाँ होती हैं, तो इसकी एक तो वातरंध्र और जलरंध्र, मुख्यतः तो इन्हीं के द्वारा। कभी कभी पर्ण मध्योतक होता है ना, जैसे कुछ पर्ण मध्योतक की जो कुछ कविता वो भी इंक्लूड की जाती है, लेकिन आंसर होगा 3 नंबर। नेक्स्ट देखिएगा कि फेनेटिक वर्गीकरण का आधारित होता है, ये संबंधित होता है उपस्थित जीवों के परिचरणीय लक्षण के आधार पर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। ये कह रहा है संकुलन क्षमता का मान सबसे कम होगा, किसमें होगा? तो ये संबंधित हो जाएगा आपका सरल घन में। निम्नलिखित में से कौन सा जीव एक लिंगी है, यानी यूनिसेक्सुअल है? तो ये संबंधित हो जाएगा कॉकरोच। नेक्स्ट है कि एक कण का रेखिक सरल आवर्त गति में कण का चरम सीमा मान क्या होगा? तो ये संबंधित होगा वेग तो अधिकतम होगा, वेग न्यूनतम होगा और थोड़ा अधिकतम होगा, तो ऑप्शन नंबर 6 सही हो जाएगा। सरल लेकर कण की सही है, ये ऑप्शन नंबर 4 ही सही होगा। नेक्स्ट देखिएगा, ये कह रहा है केंद्रक में उपस्थित होता है, क्या होता है? तो केंद्रक में तो आपका संबंधित हो जाएगा, केंद्रक उपस्थित होता है, यानी केंद्रक है आपके संबंधित हो जाएगा अमीबा में, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। और जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ये आपका 2019 का क्वेश्चन पेपर है, तो जिसमें 91 नंबर क्वेश्चन पूछा है। जैसे देखते चलिएगा कि 91 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि एल्यूमिनियम का अयस्क बॉक्साइड, और बॉक्साइड का रासायनिक सूत्र बताना है, इसमें से कौन सा होगा? तो वो हो जाएगा Al2O3 2H2O, तो ऑप्शन नंबर इसका 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 92 है, इसमें से यौगिकों का अम्लीय सामर्थ्य का सही क्रम क्या होगा? तो आप इनमें सभी ऑप्शनों को ध्यान से देखें, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 सही। इस पे फिजिक्स के क्वेश्चन को छोड़ देते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, मिश्रण में से पदार्थों का क्रोमेटोग्राफी पृथक्करण निम्न पर कह सकते हैं निर्भर करता है। तो अगर आप देखें ध्यान से, क्रोमेटोग्राफी होती है ना, ये संबंधित होती है जो समान पदार्थ द्वारा भिन्न अधिशोषण के थ्रू होती है, यानी ये इसकी विशेषता होती है क्रोमेटोग्राफी की, ठीक है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं,
ये कह रहा है कि एक कण का जो रेखीय सरल आवर्त गति में माध्य स्थिति क्या होगी। आपने देखा होगा ये पेंडुलम है, तो ये इसकी जो माध्य स्थिति है ना, यहाँ पे बताइएगा क्या होता है। तो अगर आप देखें इन सभी ऑप्शनों को तो हम ये कहेंगे वेग तो अधिकतम होगा यहाँ पे और त्वरण होगा वो न्यूनतम होगा। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, गैसों की विशिष्ट ऊष्मा के बारे में कौन सा इसमें से कथन सही है। गैसों के बारे में अगर ओवरऑल देखें तो हम ये कहेंगे, क्या कहेंगे कि इसका मान शून्य से लेकर अनंत तक कोई भी धनात्मक हो सकता है, सही बात है। इसका मान ऋणात्मक भी हो सकता है, ये भी बात सही है। इसका सुनिश्चित मान गैस की गर्म किए जाने के तरीके पर भी निर्भर करता है, तो ऑप्शन नंबर इसका 4 सही हो जाएगा। इस फिजिक्स का क्वेश्चन है, हालांकि कर सकते हैं पर छोड़ रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, एक तांबे की छड़ का ताप कितना बढ़ाया जाए कि इसकी लंबाई 1% बढ़ जाए, और जिसमें तांबे का आपको टेम्परेचर भी दे रखा है। अगर आप देखें तो ये डेल एल अपॉन डेल इसका इसी प्रकार का सूत्र होता है, लेकिन छोड़ देते हैं क्योंकि फिजिक्स के करने नहीं है हमें। नेक्स्ट देखिएगा, अधोलिखित में से किसका उपयोग कृत्रिम मधुरक के रूप में नहीं होता है। तो देखिएगा इसमें से अगर देखें ध्यान से तो एस्पार्टम का होता है, सुक्रोलोज का होता है और आपकी सैकरीन, लेकिन आपकी जो नॉर एथिलीन ड्रोन है ना, इसका नहीं होता, तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, इस फिजिक्स के क्वेश्चन को छोड़ देते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, इसे भी छोड़ देते हैं क्योंकि कैलकुलेटिव है ये, हालांकि ये हो जाएगा क्योंकि सभी का परमाणु द्रव्यमान निकालने के बाद हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, ऊतक स्तर संगठन रहित मेटाजुआ कहलाते हैं। तो ये कह सकते हैं ये विशेषता होती है ना, हालांकि देखा जाए तो ये हो जाएगी पैराजुआ। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। ये कह रहा है कि जो इसमें ऊतक स्तर होना है ना, वो संगठन रहित होता है, तो मेटाजुआ कहलाता है, वो पैराजुआ कहलाता है। नेक्स्ट देखिए, राइबोसोम बने होते हैं, तो इसमें आरएनए और प्रोटीन होती है, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। इस फिजिक्स वाले क्वेश्चन को छोड़ देते हैं। हालांकि जैसे देख पा रहे होंगे, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 105 नंबर। इसमें क्या पूछा है कि एक तरफ तो धातु है और फिर निष्कर्षण की सामान्य विधियाँ हैं, एक तरफ दे रखी है और ये कूट दे रखी है, इन्हीं के आधार पर लगाना है। जैसे एल्यूमिनियम है तो ये गलत, जो भी क्रायोलाइट के विलयन है ऑक्साइड वैद्युत अपघटन में उपयोगी है। आयरन की बात की जाए तो ये संबंधित हो जाएगी पात्या भट्टी में CO यानी कार्बन ऑक्साइड हो जाएगा, तथा कोक के साथ ऑक्साइड अपचय हो जाता है, तो आयरन का हो जाएगा D से संबंध। कॉपर यानी कॉपर या तांबा की बात की जाए तो ये सल्फाइड एस का आंशिक वर्जन अपचयन है, और जिंक की बात की जाए तो वजन तथा कोक जो भी कोक होता है उसका अपचयन हो जाना, तो ऑप्शन नंबर इसका 2 सही हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखिएगा कि जो अर्धसूत्री विभाजन होता है कि किस अवस्था में क्रोमेटेड स्पष्ट दिखाई देने लग जाते हैं, तो ये संबंधित होते हैं जो पैकाइटिन होती है ना, जो आपकी प्रोपेज की अवस्था में ही आती है, तो ऑप्शन नंबर इसका 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा कि अमीबा में परासरण नियमन होता है, यानी जो आपका सही है ऑस्मो रेगुलेशन की बात कर रहा है, तो इसमें खाद्य आपकी धानियाँ पाई जाती हैं, उन्हीं के थ्रू होता है, तो ऑप्शन नंबर इसका फिर सॉरी खाद्य धमनियाँ नहीं, ये होगा संकुचनशील धानियाँ। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, यानी जो आपकी कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होती है ना, उससे संबंधित हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा कि 2 ब्रोमो ब्यूटेन में HBr के विलोपन से बनता है, तो ये संबंधित हो जाएगा आपका मुख्यतः 2 ब्यूटेन बनेगा। इनमें से कौन सा पादप वास्तविक तना भूमिगत होता है, अगर आप देखें तो वो हो जाएगा केला। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा कि भारीहीनता की अवस्था में पिंड, तो ये आपको दे रखे हैं 4 कथन, तो हम ये कहेंगे कोई भी भार नहीं रखते हैं परंतु जड़त्व तो जरूर होता है। नेक्स्ट देखिएगा, इसे छोड़ देते हैं, फिजिक्स का है, इसे भी छोड़ देते हैं फिजिक्स के। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में से किस पादप की जड़ एक खाद्य संग्रहण का अंग होगी। ओवरऑल देखें सभी ऑप्शनों को तो इसमें से शकरकंद हो जाएगा, ये पादप की जड़ का एक खाद्य संग्रहण अंग होता है, फूड स्टोरेज ऑर्गन, ठीक है। सार्वत्रिक कूट के रूप में निम्न में से कौन सा निरर्थक कूट, निरर्थक का मतलब होता है एक तरह से नॉनसेंस, ठीक है, तो कौन सा प्रकूट होगा इसमें से, अगर आप देखें तो UAG हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 सही। 2 प्रकाश स्रोत कला संबंध कहलाएंगे यदि उत्सर्जित करते हैं, तो ये संबंधित हो जाएंगे तरंग जिनका कलांतर नियत हो। नेक्स्ट देखिएगा, ये कह रहा है FeCl3 के जलीय विलयन का pH का मान कितना होता है, ये संबंधित हो जाएगा आपका 7 से कम। ये कह रहा है जब एक सिलिक या रेशम कपड़ा कांच की छड़ से रगड़ा जाता है तो छड़ में क्या हो जाएगा, जो छड़ होगी उसमें धनावेशित कह सकते हैं धनात्मक आवेशित तथा कपड़ा ऋणात्मक आवेशित हो जाएगा। जो कपड़ा है कांच की छड़, सही है, ये ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, इसमें अधिकतम क्रियाशील हैलाइड कौन सा है, अगर ओवरऑल देखें तो इसमें से 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा
इसे छोड़ देते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, इसे भी छोड़ देते हैं, ये भी। नेक्स्ट देखिएगा कि सभी कवक होते हैं, तो सभी कवक होते हैं वो विषमपोषी होते हैं, यानी हेटेरोट्रोपस होते हैं। ऑप्शन नंबर कह सकते हैं 3 सही हो जाएगा। ये कह रहा है कि आयनिक बंध के निर्माण में निम्न कथनों पर पड़िएगा। अगर आप देखें, इसे छोड़ देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ये कह रहा है कि बीओडी जो जैव रासायनिक ऑक्सीजन मांग संबंधित है, बीओडी ये किससे संबंधित है? ये आपकी संबंधित हो जाएगी कह सकते हो सूक्ष्म जीवाणु एवं कार्बनिक पदार्थों से। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 127 है, निम्न में से किस जो भी संघ है जंतुओं में अरीय समिति पाई जाती है, रेडिकल सिमेट्री किन संघ में पाई जाती है, ऐसा पूछ रहा है। तो ये संबंधित हो जाएगी आपकी इकाइनोडर्मिटा में। ये कह रहा है समवर्ती का उदाहरण क्या होता है, ये 12th में से पूछा है, एनालॉजी, ठीक है। तो ये अगर आप सभी ऑप्शनों को देखेंगे तो हमें ये कहेंगे पक्षियों के जो पंख होते हैं और चमगादड़ के पंख हैं, ये आपके एनालॉजी कहलाते हैं, यानी समवर्ती, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। इसे छोड़ देते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, जीवाश्म ईंधन नहीं है इसमें से, तो देखिए जीवाश्म ईंधन तो आप देखें तो इसमें से लकड़ी नहीं होगी, बाकी सभी चीज़ें हो जाएंगी। नेक्स्ट देखिएगा, मनुष्य में अपरा होता है, अपरा मतलब प्लेसेंटा, तो अपरा होता है वो कैसा होता है, इसमें ऑप्शनों के आधार पर देखें तो ये तो होंगे नहीं, और देख लेते हैं ऑप्शन क्या दे रखा है। ये होगा हीमो एंडोथीरियल, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, इनमें से कौन सा सर्वश्रेष्ठ एक वर्णी प्रकाश देगा? अगर ओवरऑल सभी ऑप्शनों को देखें तो हम कहेंगे एक लेजर, या जिसे लेजर बोलते हैं या लेसर, कुछ भी नाम दीजिएगा, यही है सर्वश्रेष्ठ एक वर्णी प्रकाश देगा। नेक्स्ट देखिएगा, ये बहुलक से पूछा है, इसमें एक ये तो बहुलक का है, ये वही बहुलक। अब देख लीजिएगा, जो PWM ये आँख के लेंस बनाने में प्रयुक्त होता है, और आपका कैप्रोलैक्टम है, ये लाइनोन जो नाइलॉन बोलते हैं 66 का निर्माण करता है, और नाइलॉन पद यानी नाइलॉन पद है वृद्धि बहुलक होता है, और वल्गिनी प्रक्रिया का चार्ल्स गुटाइन ने दी थी। ओवरऑल देखें तो हमें तो इसमें से बताना है आपको, सही बताने हैं इसमें, तो सही हो जाएंगे आपके, एक तो ए हो जाएगा, एक सी हो जाएगा, और एक डी हो जाएगा। जो कि कैप्रोलैक्टम है वो नाइलॉन 66 नहीं बनाता है, ठीक है। तो इस प्रकार इसका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। इस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, इसमें पूछा है कि बंद पुष्पों में होने वाले परागणों के लिए प्रयुक्त शब्द हम शब्द यूज करेंगे, तो उनके लिए शब्द होगा जिसे हम कहते हैं क्लिस्टेगोमी या क्लिस्टेगोमी बोलेंगे, तो ये हो जाएगा बंद पुष्पों के लिए क्लिस्टेगोमी। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। ये ग्रह 2006 तक सौर मंडल में 9 ग्रह थे, अब केवल 8 ग्रह रह गए हैं, ठीक है। तो इसमें से कौन सा ग्रह हटा दिया गया, एक तरह से ये है, तो वो प्लूटो हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अब इसे छोड़ देते हैं। ये देखिएगा क्वेश्चन नंबर 138, क्रेंज या क्रॉन्ज बोलते हैं इसे, क्रांज शरीर रचना है, यानी इसे इंग्लिश देखिए क्रेंज एनाटॉमी इज ऑब्जेक्ट, तो ये होती है आपके संबंधित हो जाएंगे, एक तो C4 वाद होते हैं ना, उनसे संबंधित। इनमें से कौन सी संरचना है चतुष्फलकीय नहीं होगी, ये केमिस्ट्री का है, ज्यामिति से संबंधित, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। स्पर्म का एक्रोसोम होता है, वो स्पर्मेटिक के किस भाग में बनता है? एक्रोसोम होता है ना, ये आप अगर अच्छे तरह देखा हो तो उसको गोल्जिका में ही होता है, तो ऑप्शन नंबर इसका 2 सही जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, इसे छोड़ देते हैं। देखिए ये कह रहा है कि इनमें से कौन सा कथन है कार्बन परिवार में परमाणु वृद्धि के साथ तत्वों के गुणों के सापेक्ष सही है? अगर आप देखें तो हमें ये कहेंगे +2 ऑक्सीडेशन अवस्था होती है ना, उसका स्थायित्व बढ़ता है। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 143 है कि जीवाणु निम्न की उपस्थिति में माइकोप्लाज्मा से भिन्न होते हैं। जीवाणु माइकोप्लाज्मा से किस प्रकार भिन्न होते हैं? अगर ओवरऑल देखें तो हम तो ये कहेंगे दृढ़ कोशिका भित्ति की वजह से। इनमें से कौन सा एक बास्ट तंतु नहीं है? अगर ओवरऑल देखें तो इसमें से जो केयर चट्टा है ना, यानी केयर जटा है, ये आपकी बास्ट एक तंतु नहीं होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं। अच्छा, ये पूछ रहा है जो वर्गीकरण श्रेणियों का सही अवरोही क्रम क्या होगा? तो देखिएगा, आरोही मतलब बढ़ता क्रम, अवरोही मतलब बड़े से छोटे के क्रम में चलेंगे। तो इसमें देखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है ये पूछा है, इसमें आएगा पहले आएगा वर्ग 1 नंबर पे, फिर इसके बाद आएगा गण, फिर इसके बाद आएगा आपकी कुल, यानी 3 नंबर पे ये हो जाएगा, फिर 1 नंबर पे ये हो जाएगा, और नहीं सॉरी 1 2 3 4, फिर ये हो जाएगा जाति 5 पे, तो यही क्रम हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर
3 सही हो जाएगा। ये कह रहा है कि एक उत्तल लेंस अपने मुख्य अक्ष पर रखते हुए बिंदु स्रोत का वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। यदि लेंस की ऊपरी आधे भाग को हम काला कर दें तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, ये पूछ रहा है, कुछ इसी प्रकार का है। तो इसमें और भी कदम देंगे। तो ये सिंपल सा लॉजिक समझिएगा, प्रतिबिंब स्थानांतरित नहीं होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। फाइटोक्रोम संबंधित होते हैं, ये प्लांट से संबंधित होते हैं, लेकिन ये किससे, प्रकाश दीप्ति काल से। नेक्स्ट देखिएगा, ये कह रहा है बीजाणु विध की काय कोशिका से बना कोशिकाओं से बिना बीजाणु के सीधे ही बने युग्म कोद का विकास कहलाता है। यानी ये कह रहा है कि बिना बीजाणुओं के सीधे ही युग्म कोद बन जाता है। इस विकास को आप क्या नाम दोगे, यानी इसे क्या नाम देंगे, तो इसे हम कहते हैं अपबीजाणु। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर लास्ट, क्वेश्चन नंबर देखिएगा जो है ना 150 नंबर क्वेश्चन। इसमें ये पूछा है आपसे कि जो भी जीवों के एक विशिष्ट समूह के उद्विकास इतिहास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रयुक्त किया जाता है, तो उसे बोलते हैं हम जो फाइलोनगेनी हो ना, यानी जातिव्रत। इसे ऑप्शन नंबर इसका 3 सही हो जाएगा। इसे क्या बोलेंगे, जातिव्रत। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे 91 नंबर क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है कि जो एक एंजियोस्पर्म में मुक्त केंद्रकीय विभाजन निम्नलिखित में से किसके बनने के दौरान होता है, तो ये होता है आपके भ्रूणपोष, यानी जिसे एंडोस्पर्म कहेंगे। इसमें IUPAC नाम बताना था, तो इसका IUPAC नाम देखें तो ये हो जाएगा आपका 5-ऑक्सोहेक्सोनोइक अम्ल। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 93 देखिएगा, DNA पर आधारित वर्गीकी का अध्ययन का भाग कौन सा होता है। DNA पर आधारित पूछा है, तो ये हो जाएगा रसायन वर्गीकी। सही है ना, DNA पर आधारित वर्गीकी का अध्ययन कहलाता है, जिसे बोलते हैं हम रसायन वर्गीकी। नेक्स्ट है कि धान के खेतों में प्रयुक्त जैव उर्वरक होता है, तो वो संबंधित हो जाएगा एजोला पिन्नाटा। निम्नलिखित में से बहुलीकरण के नियोप्रिन बनाना या बनाया जाता है किसके थ्रू, तो आप देखेंगे हम ये कहेंगे 2-chloro-1,3-ब्यूटाडाइन। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा कि एक पादप जिसका जीनोटाइप दे रखा है ये, तो आप बताइए इनमें से भिन्न प्रकार के कितने युग्म बनेंगे, तो आप देखेंगे इसमें से 2 बनेंगे। ये कह रहा है विद्युत चुम्बकीय तरंगों की प्रकृति अनुप्रस्थ होती है, यह सिद्ध किया गया था किसके थ्रू, अनुप्रस्थ होती है किसकी, विद्युत चुम्बकीय तरंगों की प्रकृति, तो ये संबंधित हो जाएगी ध्रुवण के थ्रू। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 100वां कि जिंक के कार्बोनेट अयस्क कौन से होंगे, तो जिंक का हो जाएगा आपका संबंधित इनमें से देखें तो कैलामाइन, जैसे जेडन CO2 होता है क्या, चलो ये रासायनिक सूत्र छोड़िए कैलामाइन का, तो ऑप्शन नंबर इसका 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, कोशिका है जीवन की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई की खोज किसने की थी, तो हम कहेंगे कोशिका की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई होती है कोशिका की खोज की बात की जाए तो रॉबर्ट हॉक ने की थी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, ये पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अणु कार्बन के बाएं से दाएं जाने पर ये वाला संकरण क्रम प्रदर्शित करेगा, तो sp3 संकरण कौन सा हो सकता है इसमें से, तो sp3 होगा, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। बाकी sp2 कौन सा होगा इसमें से, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, लेकिन sp2 फिर उसके बाद sp2 फिर से, तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, लेकिन sp संकरण होगा केवल CN वाला, यानी हम ये कहेंगे कि ये 4 नंबर है ना, क्योंकि CH3 होने पर तो ये sp3 संकरण हो जाएगा, तो इस वजह से ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 103 है, इसमें पूछा है अगर आप ध्यान से देखें कि किस विटामिन की कमी से प्रणासी रक्ताल्पा होती है, यानी आप कह सकते हैं जो परनीसियस एनीमिया, ऐसे कह रहा है ये, तो परनियस एनीमिया की बात की जाएगी तो विटामिन B12 के थ्रू होता है। हालांकि खून की कमी होना कहीं ना कहीं विटामिन के की कमी से भी होता है, लेकिन ये है कि यहाँ पे पर्सिनिया शब्द जुड़ गया है ना, ये प्रणासी, तो इस वजह से विटामिन B12 के थ्रू हम जाएंगे इस ऑप्शन पे। निम्नलिखित में से कौन सा पादप एक द्विबीजपत्री पादप होगा इसमें से, अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें द्विबीजपत्री हो जाएगा आपका गेहूँ। नेक्स्ट देखिएगा, इसमें से किस अणु का द्विध्रुव आघूर्ण उच्चतम होगा, अगर आप देखें ध्यान से तो वो हो जाएगा NH3 का। नेक्स्ट देखिएगा कि इसमें से आपको असत्य बताना है। ठीक है, तो देखिएगा ये कह रहा है कि फाइब्रोब्लास्ट वसाय में ऊतक के भोजन में संग्रह होता है, ये बात गलत है। निसर्कण की कणिकाओं में होते हैं, ये
कणकाणुओं में होते हैं, ये वाला भी गलत है। कणकाणु मतलब ग्रेन्युलर साइट। बाकी रक्त पट्टिकाणु महाबच्चाणुओं मैक्रोफेज से बनते हैं, ये भी गलत है। सीरम ग्लोबुलिन एंटीबॉडी की तरह काम करता है, ये बात सही है, ठीक है। तो इसमें से हमें बताना था गलत, तो इसमें हो जाएगा ABC, यानी 1 2 3 ये सभी हैं गलत हैं, और इसमें से सही हो जाएगा विकल्प नंबर 1। कौन सा कथन सत्य है, तो ये 1 2 3 असत्य थे, जो सही था वो हो जाएगा D। नेक्स्ट देखिएगा, इसे भी छोड़िएगा। एक सींग वाला गैंडा कहाँ पर संरक्षित प्रजाति है, तो ये आपके जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, सही है ना। जिम कॉर्बेट काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के जिम कॉर्बेट, एक सींग वाला गैंडा, तो ये संबंधित हो जाएगा आपके काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन नंबर 3। क्लोरोफिल अनुपस्थित होता है, तो देखिएगा क्लोरोफिल होगा आपके कवक में, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। इसे छोड़िए 112 देखिए, ऑर्थोपोडा के निम्न में से किस वर्ग के जीवन 2 जोड़ी सरंगिका जो एंटीना बोलते हैं एवं ग्रीन ग्लैंड होती हैं, तो ये बात कर रहा है कहीं ना कहीं क्रस्टेशिया की, या क्रस्टेशिया बोल देते हैं। प्याज में खाद्य संग्रहणी पादप भाग कौन सा होता है, तो ये संबंधित होता है पत्तियां, ऑप्शन नंबर इसका कह सकते हैं 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, ये कह रहा है कि मलेरिया होता है, तो हम कहीं मादा एनाप्लेज मच्छर के द्वारा होता है। नेक्स्ट देखिएगा, इनमें से माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में सही नहीं है, और ये 4 कथन दे रखे हैं, इनमें से कौन सा सही नहीं वो चूज करना है। देखिएगा कि साइटोक्रोम CETS का एकमात्र पर्दीय सदस्य होता है, ये बात सही है। सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज केप्स चक्र का झिल्लीबद्ध आवर्त एंजाइम होता है, ये भी बात सही है। ATP सिंथेसिस द्वारा ATP का संश्लेषण पर माइटोकॉन्ड्रिया अवकाश की ओर होता है, ग्लाइकोलिसिस में 2 ATP का शुद्ध लाभ होता है, तो इसमें से ये भी सही है, ये भी सही था, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अब ये पूछ रहा है हेनरी लूप है ना, नेफ्रॉन में हेनरी लूप अनुपस्थित हो, तो इनमें से कौन सा अपेक्षित होगा। अगर हेनरी लूप है ना, इसका अगर अनुपस्थित हो तो क्या होगा, हमारे शरीर में मूत्र अधिक पतला हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, ये कह रहा है कुछ बूंद आयोडीन विलयन मिलाने पर चावल का जो पानी है वो नीला काला हो जाता है, इंगित करता है, ये कम क्या करता है, ये स्टार्च की उपस्थिति बताता है, ठीक है, नीला और काला हो जाना कार्बोहाइड्रेट की, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, एक टमाटर की कोशिका का अंग्रेजी भाग उसका क्या कहलाता है, टमाटर की कोशिका का अंग्रेजी भाग क्या कहलाता है, उसे बोलते हैं हम कोशिकावृत्ति, इसे छोड़ देते हैं, हालांकि हो जाएगा ये। नेक्स्ट देखिएगा, मैनग्रोव पादप की ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्ती जड़ कौन सी है, मैनग्रोव यानी मैग्रोव बोलते हैं ना इसे प्लांट, तो इनमें नेमेटोपोर पाई जाती हैं, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। जैसे सुंदरवन डेल्टा वहाँ पर पाए जाते हैं जो प्लांट, उनमें इसी प्रकार की जड़ें पाई जाती हैं। ये कह रहा है आवंत कोटि समान किसकी है, अगर ओवरऑल देखें तो इसमें से हो जाएगी NO+ और CO। नेक्स्ट देखते हैं, चालक तार की प्रतिरोधकता निर्भर करती है, तो ये संबंधित होती है आपके चालक तार के पदार्थ की प्रकृति और चालक तार के तापमान, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, घटक होगा, हाँ ये क्वेश्चन सही है कि इनमें से कौन सा प्रकाश रासायनिक धूम्र कोहरे का सामान्य घटक नहीं है। अगर O3 होता है, नाइट्रिक ऑक्साइड होता है ना कि नाइट्रिक, ठीक है, तो इसमें से हो जाएगा CFC के सामान्य घटक नहीं है, CFC हो जाएगा। बाकी ये परऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट है, O3 है या नाइट्रिक ऑक्साइड है, ये तीनों हो जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, ये कह रहा है जब प्रकाश धातु की सतह पर आपतित होता है तो उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गति ऊर्जा निर्भर करती है किस पर, तो ये निर्भर करेगी आपके कह सकते हैं आपतित प्रकाश की आवृत्ति पर, तो ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। लेंज का जो नियम है संरक्षण के परिणाम होता है, यानी लेंज का नियम संबंधित होता है आपके कह सकते हैं ऊर्जा से, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, 2 कणों के बीच अप्रत्याश टक्कर के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी राशि हमेशा संरक्षित रहती है, तो वो रहती है आपकी रेखीय संवेग, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, ये कह रहा है कि यूरिया उत्सर्जित होती है, तो यूरिया उत्सर्जित होती है वो संबंधित हो जाएगी आपके मेढक के द्वारा और वयस्क यानी वयस्क मेढक के द्वारा। नेक्स्ट देखिएगा, अब ये कह रहा है जीन अभिव्यक्ति का सही क्रम क्या होगा। अगर आप इन्हें ध्यान से देखें तो देखिएगा
पहले जीन होगा, फिर अनुलेखन, यहाँ पे देख सकते हैं ट्रांसक्रिप्शन होगा, फिर उसके बाद mRNA होगा, फिर उसके बाद है ट्रांसलेशन यानी अनुवादन, तब प्रोटीन बनेगी। ये इंपॉर्टेंट है, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। पहले ट्रांसक्रिप्शन होगा जीन के बाद, और फिर उसके mRNA के बाद अनुवादन होगा यानी ट्रांसलेशन। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर देखिएगा 147 के प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के विषय में सत्य नहीं है। अगर आप देखें तो हम ये कहेंगे, क्या कहेंगे कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में प्लाज्मा नहीं होता है। ऑप्शन नंबर 3 है, वो गलत है। नेक्स्ट देखिएगा, एक धातु की छड़ को जब प्रबल चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र लंबवत संरेखित हो जाती है, पदार्थ की प्रकृति कैसी होगी? तो ये संबंधित हो जाएगी आपकी प्रतिचुंबकीय।